नमस्ते मेरे प्यारे दोस्तों, स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल मोटिव हैप्पी स्टडी पर। बिहार दरोगा के लिए ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी की तरफ से जो ऑफलाइन टेस्ट शुरू हुआ है 1 दिसंबर से स्टार्ट हुआ था, उसका टेस्ट नंबर हम लोग 2 इस वीडियो में डिस्कशन करेंगे, है ना। टेस्ट नंबर 2 जो कि 2 दिसंबर को हुआ है, ठीक है। आपको ये टेस्ट जो सीरीज है, ये ऑफलाइन टेस्ट सीरीज काफ़ी महत्वपूर्ण है और ये पूरे 1 महीने यानी कि पूरे दिसंबर तक चलेगा। उसके बाद करेंट अफेयर का टेस्ट सीरीज स्टार्ट होगा, ठीक है। तो इस जो 1 महीने में जितने भी टेस्ट होगा सभी आप लोगों को लगा लेना है और इस यूट्यूब चैनल पर आपको सभी टेस्ट आपको शानदार तरीके से डिस्कशन करवा दिया जाएगा, ठीक है। तो मतलब क्या है, सभी 100 प्रश्न तो देखेंगे, साथ में अति महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि मोस्ट एक्सपेक्टेड रहेगा और मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न वो भी साथ में देखते जाएंगे, ठीक है। तो चलिए शुरुआत करते हैं, सभी 100 प्रश्न यहाँ पर सीखते हैं। चलिए पहला प्रश्न क्या पूछा गया है और आप लोग भी साथ में आंसर लगाइएगा और जो लोग टेस्ट लगा लिए होंगे या तो लगाएंगे इस वीडियो में आंसर लगाइएगा, आप लोग कमेंट करके बताइएगा कितना कितना मार्क्स इस टेस्ट में आ रहा है, ठीक है। चलिए पहला प्रश्न क्या है कि हाल ही में कहां पर समुद्र में भारत के सबसे लंबे कांच के ब्रिज का उद्घाटन किया गया है। तो कहां पर समुद्र में भारत के सबसे लंबे कांच के ब्रिज का उद्घाटन किया गया है, तो इसका करेक्ट आंसर है तमिलनाडु में किया गया है। आंसर क्या हुआ, तमिलनाडु यहाँ पर करेक्ट आंसर हो गया, ठीक है। इसकी लंबाई कितनी अगर पूछे, देखिए सबसे लंबे पूछा है तो इसकी लंबाई कितनी है, कितनी, तो ये 77 मीटर है। कितना, 77 मीटर ये लंबा है। और ये किसे किसे जोड़ता है, तो विवेकानंद रॉक मेमोरियल और तिरुवल्लुवर, क्या, विवेकानंद रॉक मेमोरियल और तिरुवल्लुवर प्रतिमा को ये जोड़ता है, ठीक है। ये आपको याद रखना है। यहाँ पर यहीं पर एक प्रश्न आता है तमिलनाडु से, मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न क्या है, पंबन ब्रिज, है ना। क्या पूछेगा आपसे कि पंबन ब्रिज जो है ये कहाँ पर है, तो पंबन ब्रिज जो है ये भी कहाँ है, तमिलनाडु में है। अब पंबन ब्रिज जो है किसे किसे जोड़ता है, तो ये मुख्य भूमि मंडपम को पंबन द्वीप रामेश्वरम से जोड़ता है, ठीक है। यानी कि मंडपम को रामेश्वरम से जोड़ता है, मतलब रामेश्वर यानी कि पंबन द्वीप रामेश्वरम के पास है, तो उसे जोड़ता है, ठीक है। और ये पूछा गया प्रश्न क्या मालूम, पंबन ब्रिज मतलब किस प्रकार का ब्रिज है, ठीक है। तो ये एक ऐसा वर्टिकल लिफ्ट ब्रिज है, ये वर्टिकल लिफ्ट पुल है ये पंबन ब्रिज, ठीक है। ये याद रखना आपको। रही बात क्या, तमिलनाडु से हो गया, तमिलनाडु से कई चीजें हैं जैसे कि भरतनाट्यम शास्त्रीय नृत्य कहाँ का है, तमिलनाडु का, याद रखना, ठीक है। रही बात क्या, महाराष्ट्र का, महाराष्ट्र करंट अफेयर याद रखना क्या, पहला एआई विश्वविद्यालय ये कहाँ पर स्थापित किया गया, तो महाराष्ट्र में किया गया। वेब्स का आयोजन कहाँ हुआ था, तो वेब्स सम्मेलन जो हुआ था, वेब्स है ना, वेब्स ये हुआ था कहाँ, मुंबई में हुआ था, महाराष्ट्र के मुंबई में, ठीक है। गुजरात से याद रखना क्या, सुदर्शन ब्रिज का निर्माण कहाँ हुआ है, तो ये गुजरात में हुआ, सुदर्शन ब्रिज का निर्माण हुआ। और गुजरात में ही जो सुदर्शन ब्रिज है वो क्या है मालूम, भारत का सबसे लंबा केबल आधारित पुल है ना, सबसे लंबा केबल आधारित पुल है वो कौन सा, ये गुजरात में सुदर्शन ब्रिज है जो कि गुजरात में, ठीक है। ये आपको याद रखना है। रही बात क्या, उड़ीसा, उड़ीसा से करेंट अफेयर याद रखना है। तो जो प्रवासी भारतीय सम्मेलन हुआ था 2025 में, वो कहाँ पर हुआ था, उड़ीसा की राजधानी भुवनेश्वर में हुआ था। और इसका अध्यक्ष मालूम है आपको, त्रिनिदाद और टोबैगो के राष्ट्रपति थे कार्लो कंगालू, है ना, ये आपको ध्यान होगा। और इसी टाइप के मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न याद रखना है आपको, कौन कौन सा पूछेगा क्या मालूम, अंजी खाद ब्रिज जो कि हाल ही में नरेंद्र मोदी द्वारा उद्घाटन किया गया, तो ये अंजी खाद ब्रिज जो है ये किस राज्य में है, तो याद रखना है अंजी खाद ब्रिज। मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न, ये सब जितने भी एक्स्ट्रा फैक्ट्स बताएंगे आपको ध्यान में रखना है, एग्जाम में पूछा जाएगा। अंजी खाद ब्रिज पूछेगा किस राज्य में है। फिर पूछेगा चेनाब ब्रिज जो कि हाल ही में जून 2025 में उद्घाटन किया है, तो नरेंद्र मोदी जी के द्वारा उद्घाटन किया गया, तो चेनाब ब्रिज पूछेगा किस राज्य में है। और चेनाब ब्रिज के मालूम है ये आपको, चेनाब जो चेनाब आर्च ब्रिज है ना, ये जो चेनाब रेलवे पुल है ये दुनिया का सबसे ऊंचा रेलवे पुल है, चेनाब आर्च ब्रिज, जो कि कहाँ पर है, जम्मू कश्मीर में। अंजी खाद ब्रिज जो है ये भी कहाँ, जम्मू कश्मीर में हो गया, ठीक है। और ये चेनाब ब्रिज जो है ये किस नदी पर है, चेनाब नदी पर है, इसलिए इसका नाम चेनाब ब्रिज रखा गया है, ठीक है। यहीं पर आपसे पूछा जाएगा जेड मोड़ सुरंग ये किस राज्य में है, तो जेड मोड़ सुरंग भी कहाँ पर मिलेगा आपको, जम्मू कश्मीर में मिलेगा, ठीक है। जेड मोड़ सुरंग के नाम न दे करके आपको दे दे क्या, सोनमर्ग सुरंग, है ना, कि हाल ही में सोनमर्ग सुरंग का उद्घाटन किया है किस राज्य में, तो जेड मोड़ सुरंग को ही सोनमर्ग सुरंग भी कहा जाता है, ध्यान रखना है। ये तीनों कहाँ हो जाएगा, अंजी खाद ब्रिज, चेनाब रेलवे आर्च ब्रिज और ये सोनमर्ग ब्रिज, है ना, जेडमोर ब्रिज जो जेडमोर सुरंग है, सोनमर्ग सुरंग, तो ये कहाँ, तीनों जम्मू कश्मीर में हो जाएगा, याद रखना है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है मैथ का, तो इसको भी बनाना है ताकि मैथ भी आता है आपके एग्जाम में। तो 3 संख्याएं एक इस प्रकार से है कि पहली संख्या तीसरी संख्या से 30% अधिक है, दूसरी संख्या तीसरी संख्या से 40% कम है। तो पहली संख्या का पहली और दूसरी संख्या के योग से क्या अनुपात है, तो इसको कैसे बनाना है, देखिए कुछ तो डाटा दिया हुआ नहीं है, लेकिन आपको ये क्या बोला, पहली जो है संख्या तीसरी संख्या से 30% अधिक है, तो क्या करते हैं मालूम, जैसे 3 संख्या बता, इसमें पता चल रहा है कि 3 संख्या है ये, तो ए बी
और सी। ठीक है, अब क्या बोला, पहली संख्या तीसरी संख्या से 30% अधिक है। तो तीसरी संख्या से 30% अधिक है, लेकिन तीसरी संख्या है क्या मालूम नहीं है, तो तीसरी संख्या को मान लेते हैं अपना x। ठीक है, 100 है ना, क्या मान लेते हैं 100। तो तीसरी संख्या से 30% अधिक है a, यानी कि ये क्या हो जाएगा 130 हो जाएगा। ठीक है, अब क्या बोला, दूसरी संख्या तीसरी संख्या से 40% कम है, तो तीसरी संख्या से 40% कम है, यानी कि कितना हो जाएगा 60 हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए रेशियो आ गया। अब क्या बोल रहा है, देखिए कि पहली संख्या, तो पहली संख्या अपना क्या आया 130, यहाँ पर लिख दीजिए 130। अब फिर क्या है, पहली और दूसरी संख्या का योग से क्या अनुपात है, तो पहली और दूसरी का योग क्या है 13×19 है ना, यानी कि 190। तो इसका अनुपात पूछा क्या है, तो शून्य से शून्य कट जाएगा, अनुपात क्या बचा 13:19। 13 अनुपात किस ऑप्शन में, ऑप्शन ए यहाँ पर करेक्ट आंसर हो गया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, सिलेस्टाइन जो है ये अयस्क है, ये किसका अयस्क है, तो सिलेस्टाइन जो है ये किसका, एस्ट्रोनशियम का अयस्क है ना। सिलेस्टाइन जो है एस्ट्रोनशियम का अयस्क है। ठीक है, इसी तरह से कुछ इंपॉर्टेंट अयस्क के बारे में भी एग्जाम में पूछा जाता है, ध्यान रखना है। जैसे यही कैल्शियम के बारे में बात कर लेंगे, तो कैल्साइट क्या है, एक कैल्साइट अयस्क है, कैल्शियम का अयस्क है। फ्लोरास्पस क्या है, फ्लारोस्पस है ना, फ्लारोस्पस जो है ये भी कैल्शियम का अयस्क है, और डोलोमाइट भी कैल्शियम का अयस्क है। ठीक है, ये ध्यान रखना है। बिस्मथ का अयस्क कौन कौन सा हो जाएगा, तो बिस्माइट क्या है, बिस्माइट पूछेगा किसका अयस्क है ना, बिस्माइट अयस्क जो है ये बिस्मथ का हो जाएगा। एल्युमिनियम का कौन कौन सा है, तो बॉक्साइड अयस्क जो है सबसे प्रमुख अयस्क है एल्युमिनियम का, बॉक्साइड, कोरंडम और क्रायोलाइट, ये एल्युमिनियम का अयस्क है। ठीक है, इसी तरह आपसे पूछा जाता है पिच ब्लेंड किसका अयस्क है, तो आंसर क्या लगाइएगा, पिच ब्लेंड है ना, पिच ब्लेंड किसका अयस्क है। फिर आपसे पूछा जाता है क्या मोनाजाइट किसका अयस्क है ना, तो ये सब आपको ध्यान रखना है। मोनाजाइट ये किसका अयस्क है, तो देखिए पिच ब्लेंड किसका, यूरेनियम का अयस्क है, और मोनाजाइट किसका है, तो थोरियम का अयस्क है। ठीक है, ये सब आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, संविधान संशोधन प्रस्ताव के संबंध में दोनों सदनों में मतभेद होने की स्थिति में क्या होता है, तो क्या लगाएंगे इसका आंसर, संविधान संशोधन प्रस्ताव के दोनों संबंध में दोनों सदनों में मतभेद होने की स्थिति में क्या होगा, तो प्रस्ताव क्या होगा, गिर जाएगा। आंसर क्या होगा, प्रस्ताव गिर जाएगा है ना। दोनों सदनों के मतभेद होने पर संविधान संशोधन में तो प्रस्ताव क्या होता है, गिर जाता है। करेक्ट आंसर क्या होगा, ऑप्शन डी यहाँ पर करेक्ट आंसर हो गया। इसी से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट प्रश्न याद रखना है आपको। देखिए संसद का संयुक्त अधिवेशन कौन बुलाता है, तो राष्ट्रपति बुलाता है। ठीक है, एक एक प्रश्न यहाँ पर याद रखना है। यहाँ से कौन कौन सा प्रश्न पूछा जाता है कि बुलाता कौन है राष्ट्रपति, किस अनुच्छेद के तहत पूछे, तो 108 अनुच्छेद 108 के तहत, और इसकी अध्यक्षता कौन करता है, संसद के संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता तो लोकसभा अध्यक्ष करता है। कौन, लोकसभा अध्यक्ष करता है, याद रखना है। ठीक है, और ये हो गया संसद के दोनों सदनों को जो संयुक्त अधिवेशन है बुलाता है राष्ट्रपति, अनुच्छेद 108 के तहत, अध्यक्षता कौन करता है, लोकसभा अध्यक्ष करता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, अच्छा यहाँ पर संविधान संशोधन है तो इसको भी रिवीजन कर लेते हैं। संविधान संशोधन की प्रक्रिया किस अनुच्छेद में मालूम है ना, संविधान संशोधन की प्रक्रिया आपसे पूछे किस अनुच्छेद में, तो क्या आंसर लगाना है, अनुच्छेद 368। किस भाग में है, भाग 20, कहाँ से लिया गया, दक्षिण अफ्रीका से लिया गया। ठीक है, तो ये सब आपको याद रखना है, ये संविधान संशोधन की प्रक्रिया। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, शेषा आर्किड अभ्यारण्य किस राज्य में है, तो शेषा आर्किड अभ्यारण्य ये किस राज्य में मिलेगा, तो ये है अरुणाचल प्रदेश में। शेषा आर्किड अभ्यारण्य अरुणाचल प्रदेश में है। सेला सुरंग पूछेगा किस राज्य में है, तो अरुणाचल प्रदेश में। दीफू दर्रा अरुणाचल प्रदेश में है। दिबांग मठ कहाँ है, तो अरुणाचल प्रदेश में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, वर्ष 1945 में गठित फ्लाउड कमीशन का संबंध किससे है, तो फ्लाउड कमीशन का संबंध किससे, जमींदारी व्यवस्था की जांच करने के लिए, जमींदारी व्यवस्था की जांच से संबंधित फ्लाउड कमीशन। अब 1945 से यहाँ आया है, 1945 से क्या याद रखना है आपको, 1945 में क्या हुआ था, शिमला सम्मेलन कब हुआ था, 1945 में हुआ था। और एक है शिमला समझौता, तो वो कब हुआ था, 1972 में हुआ था। ठीक है, शिमला समझौता 72, सम्मेलन देखिए वॉइस से ही रिलेट करना है ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो। शिमला सम्मेलन देखिए लो का वॉइस रहना 45, शिमला सम्मेलन 45, शिमला समझौता 72, समझौता 72, समझौता 72। ठीक है, और इसी तरह आपसे पूछा जाएगा, इसका कौन आंसर बता सकता है कि पंचशील समझौता कब हुआ था, बताइए आंसर क्या होगा। ये सब मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है, एग्जाम में पूछा जाता है। अभी रेलवे ग्रुप डी का एग्जाम चल रहा है, उसमें पूछा गया था क्या मानो, सिंधु घाटी सिंधु घाट मतलब कि ये सिंधु जल समझौता ये कब हुआ था ना, सिंधु जल समझौता कब हुआ था, तो ये चारों आपको यहाँ पर याद करवाते हैं। एक तो शिमला सम्मेलन हो गया 1945, और शिमला समझौता 1972 हो गया, और पंचशील पंचशील समझौता कब हुआ था, 1954 में हुआ था। ठीक है, याद कैसे रखना है, देखिए पंचशील, पंच अगर लिखेंगे तो इसमें क्या आएगा, पो से 5 और चो से 4 है ना, तो पंचशील वाला क्या होगा, तो दिमाग में तुरंत आ जाएगा, आइडिया रहेगा आपको, पंचशील यानी कि 5-4 वाला है ना, 1954। और सिंधु
1960 है ना, सिंधु समझौता कब हुआ था? तो 60 में हुआ था, 1960, सिंधु 60, ठीक है। तो ऐसे आपको चारों ये स्पीच हो याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? राष्ट्रीय आय लेखांकन का जन्मदाता किसे कहा जाता है? तो इसे किसे कहेंगे? तो इसमें है नहीं कोई, मालूम, ऑप्शन में नहीं है। राष्ट्रीय आय लेखांकन का जन्मदाता जो कहा जाता है वो रिचर्ड अस्टोन है। कौन है? रिचर्ड अस्टोन, है ना, रिचर्ड अस्टोन उसका नाम है, ठीक है, वो जन्मदाता है, ठीक है। लेकिन यहाँ पर एक व्यक्ति जो है इससे संबंधित है, ये साइमन कुजनेट्स भी है ना। ये तो साइमन कुजनेट्स से जन्मदाता नहीं है, भले इससे संबंधित है। साइमन कुजनेट्स है क्या? तो देखिए, साइमन कुजनेट्स जो है ये अमेरिकी अर्थशास्त्री और सांख्यिकी विद थे, ठीक है, जो राष्ट्रीय आय मापने के तरीके को और आर्थिक विकास के अध्ययन के लिए जाने जाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आंसर क्या हुआ? इसमें से कोई नहीं जन्मदाता है, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो गया। अब इसी तरह पूछा जाता है क्या? देखिए, हर बार एग्जाम में रिपीट होता है, दादा भाई नौरोजी से प्रश्न है ना, तो हमेशा आता है, उससे कई प्रश्न पूछा जाता है। राष्ट्रीय आय का अनुमान सबसे पहले किसने लगाया था भारत में? तो दादा भाई नेहरू जी ने लगाया था। और कितने रुपए लगाया था प्रति व्यक्ति आय? तो 20 रुपए प्रति व्यक्ति आय दादा भाई नेहरू जी ने प्रति व्यक्ति आय अनुमान लगाया था दादा भाई नेहरू जी ने। दादा भाई नेहरू जी क्या भारत का वयोवृद्ध कहा जाता है? द ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया किसे? दादा भाई नेहरू जी को कहा जाता है। और धन निष्कासन का सिद्धांत किसने दिया था? तो दादा भाई नेहरू जी ने दिया था। और इनकी एक पुस्तक है अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया, है ना। तो अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया जो है, ए ब्रिटिश रूल इन इंडिया जो है, इस पुस्तक के लेखक है दादा भाई नौरोजी। और इसी पुस्तक में धन निष्कासन का सिद्धांत दिया था। ब्रिटिश संसद बनने वाले पहले भारतीय कौन है? तो दादा भाई नेहरू जी है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 3 बार अध्यक्ष बनने वाले कौन है? तो दादा भाई नेहरू जी है, ठीक है। तो ये सब आपको एक्स्ट्रा फिक्स याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर आया क्या? जनवरी 2025 में राष्ट्रीय हल्दी बोर्ड का गठन किया गया है। इसके पहले अध्यक्ष कौन बने हैं? इसके पहले अध्यक्ष कौन बने हैं? तो ये बने हैं श्री पल्ले गंगा रेड्डी। आंसर क्या हुआ? श्री पल्ले गंगा रेड्डी ये राष्ट्रीय हल्दी बोर्ड का जो पहले अध्यक्ष बने हैं। अब राष्ट्रीय हल्दी बोर्ड का गठन हुआ कहाँ मालूम? इसका मुख्यालय कहाँ है? तो तेलंगाना के निजामाबाद में। कहाँ? तेलंगाना के निजामाबाद में राष्ट्रीय हल्दी बोर्ड का मुख्यालय है। संतोष ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है? तो संतोष ट्रॉफी जो है ये फुटबॉल से संबंधित है, याद रखना है। किस खेल से? फुटबॉल से संबंधित है संतोष ट्रॉफी, है ना। इसी तरह पूछा जाए क्रिकेट से कौन कौन सा है? तो रणजी ट्रॉफी, ईरानी ट्रॉफी, दिलीप ट्रॉफी, विजय हजारे ट्रॉफी और देवधर ट्रॉफी, ये सब क्या है? ये सब संबंधित है क्रिकेट से, है ना। ज्यादा महत्वपूर्ण कौन सा है? रणजी ट्रॉफी, ईरानी ट्रॉफी, है ना, ध्यान रखना है, ये सब क्रिकेट से संबंधित है। बैडमिंटन से कौन कौन सा है? तो थॉमस कप पूछा जाता है ना। बैडमिंटन से संबंधित थॉमस कप पूछा जाता है। और थॉमस कप है ना, वो पुरुष श्रेणी में, बैडमिंटन जो पुरुष वाला है उसमें है थॉमस कप, ठीक है, वो संबंधित है। और एक होता है उबेर कप, है ना, उबेर कप जो है वो महिला बैडमिंटन से संबंधित है, ठीक है, ये ध्यान रखना है। हॉकी से संबंधित कौन सा है? तो सुल्तान अजलान शाह कप जो है ये हॉकी से संबंधित है। आगा खान कप हॉकी से संबंधित है। रंगा स्वामी कप हॉकी से संबंधित है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? एक ही पासे के दो अलग अलग स्थितियां दर्शाई गई है जिनके 6 पृष्ठों पर 1 से लेकर 6 तक की संख्या अंकित की गई है। उस संख्या का चयन करें जो 6 वाले पृष्ठ के विपरीत पृष्ठ पर है। अब ये आ गया आपके एग्जाम में, तो कैसे बनाइएगा, है ना, तो जानना जरूरी है ना। तो बहुत लोग जानते भी होंगे, जो नहीं जानते हैं आसानी से यहाँ पर सीख लीजिए। देखिए, जब भी इस तरह से 2 गो दे दे पासा या 3 गो दे दे 4 गो दे दे, करना क्या है, इसका बनाने का प्रोसेस क्या है? देखिए, एक सतह समान वाला दो डाइस लेना आपको, ठीक है। एक सतह समान वाला मतलब क्या हुआ? जैसे यहाँ 2 लिखा है तो इसमें भी देखेंगे 2, जैसे ज्यादा दे देगा तो, बाकी तभी 2 ही है, 2 ही है तो क्या आसान है ये, ठीक है। तो 2 में देखिए एक ही एक सतह वाला यहाँ पर है, एक सतह ये समान है 5 और 5, देखिए ना, एक सतह समान मतलब यही हुआ, ठीक है। तो 5 यहाँ पर जो मिल रहा है कॉमन मिल रहा है। अब क्या करेंगे? देखिए, ये क्या है? डाइस, डाइस में क्या होता है? 6 सतह होता है, तो 6 सतह कहाँ कहाँ ये बैठेगा उसको सामने दिखना चाहिए। तो सामने दिखने के लिए डाइस को करना है क्या? ऐसे बना लेना है। 4 सतह यहाँ पर बनाना है। देखिए, 5 लाइन खींचेगा, 4 सतह बन जाएगा, 2 3 4 5, ये 4 सतह हो गया ये, ठीक है। और एक सतह ऊपर, एक सतह नीचे। अब क्या करना है? 5 जो कॉमन इसमें है, 5 से आपको क्लॉकवाइज घुमाना है, 5 3 2, है ना, इस तरह से 5 3 2 इस तरह से बैठा देना। फिर यहाँ से घुमाएंगे 5 1 4, 5 यहाँ पर आगे बढ़ना है 1 और 4, ठीक है। अब देखिए 1 2 3 4 बैठ गया, यहाँ पर 5 बैठ गया। अब यहाँ बचा क्या? 6, तो 6 यहाँ पर बैठेगा, ठीक है। अब देखिए जो भी पूछेगा आंसर यहाँ पर बन जाएगा। अगर आपसे मान के चलिए पूछा क्या, 1 के विपरीत कौन होगा? तो 3 हो जाएगा, ठीक है। 2 के विपरीत कौन होगा? तो ये हो जाएगा 4, ठीक है। 5 के विपरीत कौन हो जाएगा? 6 हो जाएगा, ठीक है। ऐसे समझ गए? तो यहाँ पर पूछा क्या, 6 वाले पृष्ठ के विपरीत पर कौन होगा? तो 6 वाले के पृष्ठ पर विपरीत पे कौन है? 5 है ना, तो आंसर क्या होगा? 5 हो गया, ठीक है। अब इस तरह से बन जाएगा आपको, है ना, कोई दिक्कत नहीं, जब भी पूछेगा तो आसानी से बन जाएगा, ठीक है। चलिए यहाँ पर देख लेते हैं क्या आया था।
6 के विपरीत पूछा था, 5 आया था। चलिए देखते हैं 5 कहाँ किस ऑप्शन में। 5 ऑप्शन नंबर डी में दिया हुआ है, यानी कि आंसर क्या हुआ, ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर करेक्ट आंसर हो गया ना, 10 का डी हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, पंचायती राज व्यवस्था से संबंधित समिति के संदर्भ में कौन सा विकल्प सही नहीं है। तो कौन सा विकल्प सही नहीं है, तो देखिए पहला क्या है, संथानम समिति, इसका गठन 1961 में नहीं बल्कि ये 1962 में हुआ था, ठीक है। तो यही वाला गलत है, आंसर क्या हुआ, यही आ चुका है, ठीक है। फिर क्या, सादिक अली समिति 1962, ये सही है। और क्या है, एल एम सिंघवी समिति 1986, ये भी सही है। 1986 से याद रखना, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम भारत में कब पारित हुआ था, 1986 में पारित हुआ था। एल एम सिंघवी समिति 1986, और जी वी के राव समिति ये 1985, ठीक है। तो यहाँ पर आंसर क्या हुआ, ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो गया, ठीक है। पंचायती राज व्यवस्था से कई प्रश्न पूछा जाएगा आपके एग्जाम में, ध्यान रखना है ना, क्योंकि बिहार के एग्जाम में खास करके पंचायती राज, नगर पालिका, ये सब चैप्टर जो है वो आपको ध्यान रखना है, एक एक प्रश्न याद रखना है। एक बार यहाँ पर फास्ट रिवीजन आपको करवाते हैं। पंचायती राज देखिए, जब भी पढ़ेंगे पंचायती और नगर पालिका दोनों को साथ में पढ़ना है, ठीक है। पंचायत की बात करेंगे, देखिए पंचायती राज व्यवस्था सबसे पहले किस राज्य में लागू हुआ था, तो राजस्थान के नागौर डिस्ट्रिक्ट में लागू हुआ था। कब, 2 अक्टूबर 1900, कब की बात है, 1959 की बात है ना। तो 1959 में लागू हुआ था राजस्थान के नागौर जिले में। लेकिन संवैधानिक तौर पर है ना, संवैधानिक दर्जा कब मिला था इनको, पंचायती राज व्यवस्था को, तो 73वां संविधान संशोधन के द्वारा मिला था पंचायती राज को संवैधानिक दर्जा दिया गया, ठीक है। तो ये एक एक पॉइंट यहाँ पर देखिए महत्वपूर्ण रहता है, पूछा जाता है क्या, 73वां संविधान संशोधन के तहत इसका संबंध किससे है, तो पंचायत को संवैधानिक दर्जा दिया गया। या तो पूछेगा पंचायती राज व्यवस्था को किस संविधान संशोधन के तहत दर्जा दिया गया था, तो 73वां संविधान संशोधन के द्वारा पंचायती राज व्यवस्था को दर्जा दिया गया था, और नगर पालिका को 74वां संविधान संशोधन के तहत, ठीक है। पंचायती राज व्यवस्था जो है ये किस अनुसूची में रखा गया, तो 11वीं अनुसूची में है ना। देखिए 12 अनुसूची जो है भारतीय संविधान में, तो जो लास्ट का 2 अनुसूची है ना, वही है 11 और 12, यानी कि 11 में पंचायती राज, 12वीं में क्या, नगर पालिका। तो नगर पालिका यहाँ हो जाएगा 12वीं अनुसूची में। 11वीं अनुसूची में कितने विषय है, 29 विषय है। 12वीं में कितना है, तो 18 विषय है, ठीक है। और पंचायती राज व्यवस्था जो है, पंचायत ये किस भाग में है, तो भाग 9 में है, और नगर पालिका भाग 9 के ए में है, ठीक है। तो ये सब याद रहेगा। और पंचायती राज व्यवस्था जो संवैधानिक तौर पर ये लागू कब हुआ था, तो ये लागू हुआ था 24 अप्रैल 1993 को भारत में ये संवैधानिक दर्जा प्राप्त करते हुए लागू हो गया ना, 24 अप्रैल 1993 को। इसलिए 24 अप्रैल को राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस मनाया जाता है, ठीक है। ग्राम पंचायत का गठन किस अनुच्छेद में है, तो अनुच्छेद 40 में है, ठीक है। ये सब आपको याद होगा। चलिए ठीक है, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12 में क्या है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने घोषणा किया है कि सिंधु लिपि भाषा को डिकोड करने वाले को $1 मिलियन का इनाम दिया जाएगा। तो ये किसने, तमिलनाडु ने किया है। किसने, तमिलनाडु यहाँ पर करेक्ट आंसर है। निम्नलिखित में से किस नदी को गौरी गंगा के नाम से भी जाना जाता है, तो गौरी गंगा के नाम से भी जाना जाता है, ये है शारदा नदी है ना, शारदा नदी को गौरी गंगा के नाम से भी जाना जाता है। चंद्रगुप्त द्वितीय की दूसरी राजधानी ये कहाँ पर थी, तो दूसरी राजधानी थी कहाँ, उज्जैनी। कहाँ, उज्जैनी करेक्ट आंसर है। अब पहली राजधानी पूछे तो पाटलिपुत्र। कहाँ, पाटलिपुत्र पहली राजधानी थी चंद्रगुप्त द्वितीय की। चंद्रगुप्त द्वितीय वही शख्स है जिसके दरबार में नवरत्न रहता था, और अकबर के दरबार में भी नवरत्न रहता था, ठीक है। तो ये सब आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, वर्षा की बूंदें गोलाकार होती है तो किसके कारण, पृष्ठ तनाव के कारण होता है। पृष्ठ तनाव यहाँ पर कहाँ है, ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है, सतही तनाव के कारण, यानी पृष्ठ तनाव के कारण होता है। 12 मार्च 2025 को मॉरिशस के स्थापना दिवस पर मुख्य अतिथि कौन थे, तो मॉरिशस के स्थापना दिवस पर 12 मार्च 2025 को ये कौन थे, तो इसका आंसर हो जाएगा कौन, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है, नरेंद्र मोदी जी है, ठीक है। योजना आयोग का यानी कि नीति आयोग का अध्यक्ष कौन होता है, तो प्रधानमंत्री होता है, वर्तमान में कौन है, नरेंद्र मोदी हो गया। CSIR का अध्यक्ष कौन होता है, तो ये भी कौन होता है, प्रधानमंत्री होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में से किस कोशिका विभाजन में गुणसूत्र का निर्माण नहीं होता है, तो गुणसूत्र का निर्माण नहीं होता है, ठीक है। जैसे समसूत्री विभाजन हुआ तो कुछ तो विभाजन तो हुआ, यानी कि गुणसूत्र हुआ है ना, अर्धसूत्री मतलब गुणसूत्र हुआ, असूत्री मतलब गुणसूत्र नहीं, है ना। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो गया, असूत्री विभाजन में गुणसूत्र का निर्माण नहीं होगा। नेक्स्ट क्या है, मीठे पानी की कल्पसर परियोजना अवस्थित है, तो मीठे पानी की कल्पसर योजना अवस्थित कहाँ है, गुजरात में। गुजरात में क्या रखना है आपको, सुदर्शन ब्रिज कहाँ है, गुजरात में है ना, और गिफ्ट सिटी कहाँ पर है, तो गुजरात में, ठीक है। ये सब ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर आपका है 19 में क्या है, भारत सरकार ने लिथियम की खोज और इस क्षेत्र में निवेश के लिए किस देश से समझौता किया है। लिथियम की खोज और इस क्षेत्र में निवेश के लिए किस देश के साथ समझौता किया है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका करेक्ट आंसर लगाइए क्या, ऑप्शन नंबर बी अर्जेंटीना है ना, अर्जेंटीना करेक्ट आंसर हो गया। अर्जेंटीना
की राजधानी का ब्यूनस आयर्स है ना। अर्जेंटीना की घास का मैदान क्या नाम है उसका, कौन सा है, पंपास है ना। पंपास घास का मैदान कहाँ का, अर्जेंटीना का है। गुआनिन उत्सर्जित पदार्थ निम्न में से किसके शरीर से उत्सर्जित होता है। तो गुआनिन जो है ये किसके, मकड़ी के शरीर से ये उत्सर्जित होता है। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है। रानी गिद्दा का संबंध जो है, रानी दिद्दा है ना, दिद्दा का संबंध कश्मीर के किस राजवंश से था। तो इसका आंसर हो जाएगा क्या, उत्पल वंश है ना, उत्पल वंश करेक्ट आंसर हो जाएगा। कश्मीर जब भी आए आपको अभी क्या क्या रिवीजन करना है, जब तक आपका मेरिट लिस्ट में नाम ना आ जाए, क्या रिवीजन करना है, जेड मोड़ सुरंग यानी सोनमर्ग सुरंग जम्मू कश्मीर में, ठीक है। और क्या है, चेनाब ब्रिज जम्मू कश्मीर में, अंजी खात ब्रिज जम्मू कश्मीर में। और एक है पुस्तक का नाम है मालूम क्या, राज तरंगनी। राज तरंगनी का लेखक कौन है, कल्हन। तो राज तरंगनी का संबंध किससे, तो कश्मीर के इतिहास से। चलिए ये कौन बता सकता है कि जम्मू कश्मीर राज्य जो है केंद्र शासित प्रदेश के रूप में कब गठित हुआ, और लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश के रूप में कब गठित हुआ था, है ना। ये सब बताना है आपको, है ना, ताकि सभी चीज़ें आपको अगर पूछ लिया जाए तो वहाँ मिस्टेक नहीं होना चाहिए, इसलिए बार बार रिवीजन करना है। वहाँ ऑप्शन में दे देगा क्या मालूम, एक बार आप पढ़े हैं लेकिन ऑप्शन में दे देगा यहाँ पर 31 दिसंबर 2019 है ना। 2019 तो याद है, लेकिन 31 दिसंबर और 31 अक्टूबर देगा तो वहाँ पर कन्फ्यूजन हो जाएगा, है ना। ध्यान रखना है 31 दिसंबर नहीं बल्कि 31 अक्टूबर होगा, ठीक है। सरदार वल्लभ भाई पटेल के जन्मदिवस पर ये 31 अक्टूबर को कौन सा, लद्दाख और जम्मू कश्मीर दोनों केंद्र शासित प्रदेश के रूप में गठित हुआ था, ठीक है, 31 अक्टूबर 2019 को। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 22 में क्या है, इनमें से कौन सा सूक्ष्मजीव द्वारा मनुष्य में पायरिया रोग होता है। तो पायरिया रोग किसके द्वारा होता है, तो ये होता है एंट अमीबा जिन जिवेलिस के द्वारा, है ना, एंट अमीबा जिन जिवेलिस के द्वारा। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर है, ठीक है। अच्छा, पायरिया रोग होता किससे मालूम, ये होता है प्रोटोजोआ से का कारण है। तो पूछा जाता है प्रोटोजोआ के कारण होने वाला रोग कौन सा है, या तो इनमें से कौन सा रोग प्रोटोजोआ के कारण नहीं होता है। तो ध्यान रखना कौन कौन सा रोग होता है। देखिए, काला जार रोग होता है प्रोटोजोआ के कारण, सोने की बीमारी प्रोटोजोआ के कारण, मलेरिया प्रोटोजोआ के कारण, पायरिया प्रोटोजोआ के कारण, है ना, जो पायरिया यहाँ लिखा है प्रोटोजोआ के कारण होता है। और पेचिस जो है ये भी प्रोटोजोआ के कारण होता है। तो याद आ गया होगा, ट्रिक क्या है, कसम पापा की, है ना। एक लाइन याद रखना है, कसम पापा की। ये बीमारी जो है, 5 बीमारी जो है ये पायरियस मतलब कि प्रोटोजोआ से होने वाला रोग आपको याद रहेगा, है ना। कसम क्या हो गया, कालाजार, सोने की बीमारी और मलेरिया। पापा की यानी पायरिया और पेचिस, है ना। तो ये किससे, प्रोटोजोआ के कारण होने वाला रोग है। नेक्स्ट क्या, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प असत्य है यानी कि गलत है। तो इसमें गलत कौन सा होगा मालूम, देखिए रंजीत सागर बांध ये रावी नदी पर है, ठीक है, ये है ना, याद रखना है। रंजीत रो से रिलेट कर लेना है, रंजीत सागर बांध यानी कि रावी नदी पर है। कोलपोंग परियोजना, ये तो नाम से याद रखना है आपको, कोलपोंग नदी पर ही है, ठीक है। कोलपोंग परियोजना जो है ये कोलपोंग नदी पर है, ये बात सही है। उरी परियोजना ये चेनाब नदी पर है क्या, गलत है। ये उरी परियोजना जो है ये झेलम नदी पर है, कहाँ, झेलम नदी पर है उरी परियोजना। संजय सरोवर बांध ये बेनगंगा नदी पर है, ये वाला सही है, यानी गलत कौन था, ऑप्शन सी यहाँ पर करेक्ट आंसर है। निम्नलिखित में से कौन एक विस्फोटक नहीं है, इसमें से कौन विस्फोटक नहीं है, तो देखिए नाइट्रोक्लोरोफॉर्म क्या विस्फोटक नहीं है, ठीक है। बाकी देखिए पोटेशियम क्लोराइड जो है ये विस्फोटक है, टीएनटी विस्फोटक है और टीएनजी भी है, ये वाला नहीं है। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है। क्या बुग्याल या प्यार नामक घास के मैदान पाए जाते हैं, तो ये कहाँ मिलेगा, लघु हिमालय में, है ना। बुग्याल या तो प्यार घास के मैदान जो है ये कहाँ पाया जाता है, लघु हिमालय में पाया जाता है। देखिए घास के मैदान से जो अंतर्राष्ट्रीय वाला है वो ज़्यादा पूछा जाता है, ध्यान रखना है, ठीक है। आपसे पूछेगा क्या, तो पूछ दिया जाएगा अस्टेपी घास का मैदान कहाँ पर है, ठीक है। और प्रेरी घास का मैदान कहाँ है, ठीक है, प्रेरी घास का मैदान कहाँ पर है, ठीक है। और पंपास घास का मैदान कहाँ पर है, ठीक है। तो ये सब आपसे पूछा जाता है। तो देखिए प्रेरी कहाँ, उत्तरी अमेरिका में है, और अस्टेपी कहाँ हो जाएगा, अस्टेपी घास का मैदान कहाँ होगा, तो अस्टेपी का बताइएगा आप लोग। अस्टेपी का शायद ही कहाँ, दक्षिण अमेरिका में ना। और पंपास घास का मैदान कहाँ, अर्जेंटीना में, ठीक है। और सवाना घास का मैदान कहाँ है, सवाना घास का मैदान हो जाएगा कहाँ, तो अफ्रीका में, है ना। सवाना घास का मैदान अफ्रीका में। बेल्ट घास का मैदान कहाँ है, तो दक्षिण अफ्रीका में। बेल्ट घास का मैदान पूछे, दक्षिण अफ्रीका में। पटाना घास का मैदान कहाँ है, श्रीलंका में। और श्रीलंका में हो गया पटाना घास का मैदान, ठीक है। तो ये सब आपको याद रखना है। और डाउन्स, एक क्या होता है, डाउन्स, है ना। तो डाउन्स घास का मैदान कहाँ है, तो ये है ऑस्ट्रेलिया में, ठीक है। ये सब याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, किस देश ने महिला खेलों से ट्रांसजेंडर एथलीटों पर प्रतिबंध लगाया है, किस देश ने महिला खेलों से ट्रांसजेंडर एथलीटों पर प्रतिबंध लगाया है,
तो ये कौन सा है? अमेरिका। आंसर क्या हुआ? ऑप्शन डी करेक्ट आंसर है, ये अमेरिका। नेक्स्ट क्या है? फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम में कौन सी उंगली धारा की दिशा दिखाती है? तो फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम यानी कि 3 उंगली आप बाएं हाथ का निकालेंगे, कौन कौन सा? तो देखिए, एक होता है क्या? तर्जनी, एक मध्यमा, एक अंगूठा। तर्जनी किसको बोलेंगे? अंगूठा और जो मिडिल फिंगर होता है उसके बीच में जो होता है वो होता है तर्जनी, ठीक है। तो तर्जनी को क्या लंबवत एक दूसरे के आपको रखना है। और इसमें क्या करता है, जैसे कि जो पूछा क्या है? अंगुली, जो कौन सा अंगुली जो धारा की दिशा बताता है, ठीक है। तो धारा की दिशा बताने वाला कौन सा है? तो वो है मिडिल फिंगर। कौन सा है? मिडिल, यानी कि बीच की उंगली। ऑप्शन यहाँ पर बी करेक्ट आंसर हो गया, ठीक है। अब यहाँ पर फिर समझिए, देखिए सबसे ऊपर आप चलते हैं, ऊपर से शुरुआत करते हैं, अंगूठा है ना। अंगूठा जो है क्या? बल की दिशा बताता है। फिर बात करेंगे तर्जनी। तर्जनी जो होता है यानी कि मिडिल फिंगर के ऊपर जो होता है वो क्या बताता है? तर्जनी चुंबकीय क्षेत्र, है ना, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा बताता है। और जो विद्युत धारा की दिशा है ना, तो विद्युत धारा की दिशा, जो धारा की दिशा यहाँ पूछा था, ये बताता है मिडिल फिंगर, ठीक है। ये ध्यान रखना है आपको। फिर समझिए, तर्जनी चुंबकीय क्षेत्र, मध्यमा मतलब कि मध्यमा नहीं, उससे पहले ऊपर से आइए, देखिए जो अंगूठा बात करेंगे, अंगूठा जो है बल की दिशा, फिर तर्जनी चुंबकीय क्षेत्र, और मिडिल फिंगर जो है ये विद्युत धारा की दिशा बताएगा, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? राष्ट्रपति के विचारार्थ राज्यपाल द्वारा विधेयक सुरक्षित रखना किस देश से ग्रहण किया गया है? तो ये किस देश से लिया गया? तो कनाडा के संविधान से लिया गया है ना। संघ राज्य संबंध भी कहाँ से लिया गया? संघीय जो है संबंध, संघ राज्य यानी कि राज्य और केंद्र के बीच जो है बंटवारा शक्ति का, ये कहाँ से लिया गया? तो वो भी कनाडा के संविधान से लिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? किसी पेरिस्कोप में दो समतल दर्पण रखे जाते हैं। किसी पेरिस्कोप में दो समतल दर्पण रखे जाते हैं, तो कैसा? एक दूसरे के समांतर रखा जाता है। राजस्थान सरकार ने अजमेर की 132 साल पुरानी फाय सागर झील का नया नाम क्या रखा है? तो फाय सागर झील का नया नाम क्या रखा है? तो इसका आंसर क्या? वरुण सागर रखा है ना। आंसर क्या हुआ? वरुण सागर करेक्ट आंसर है। सांभर झील भी कहाँ मिलेगा आपको? ये राजस्थान में ही मिलेगा। चोंग लोक नृत्य ये किस राज्य का है? तो चोंग लोक नृत्य जो है ये नागालैंड का है, ठीक है। कहाँ का? नागालैंड का चोंग लोक नृत्य है। और हॉर्नबिल महोत्सव कहाँ मनाया जाता है? नागालैंड में मनाया जाता है। और निगेटिव जनसंख्या जो वृद्धि दर है ये 2011 के अनुसार कहाँ पर रहा था? तो नागालैंड में ही रहा था, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा कार्य इल्तुतमिश से नहीं है? कौन सा कार्य जो है इल्तुतमिश से संबंधित नहीं है? तो इसमें देखिए, सबसे पहले शुद्ध अरबी सिक्के किसने जारी किया था? इल्तुतमिश ने किया था। एकता प्रणाली की शुरुआत इल्तुतमिश ने किया था। तुर्कान चिहलगानी का अंत किसने किया था? तो इसका अंत किया था गयासुद्दीन बलबन ने किया था ना। तो ये वाला इल्तुतमिश से नहीं है। आंसर क्या? ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो गया। सर्वप्रथम दिल्ली के अमीरों का दमन ये इल्तुतमिश ने ही किया था, ठीक है। अच्छा, बलबन की बात आई थी, ये क्या? बलबन ने किया था तुर्कान चिहलगानी। बलबन ने क्या? सिजदा एवं पाबोस प्रथा चलाया था। और रक्त एवं लोह की नीति किसने अपनाया था? तो बलबन ने ही अपनाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? श्रव्य ध्वनि तरंगों की तुलना में प्राश्रव्य तरंगे क्या होता है? श्रव्य ध्वनि होता है, प्राश्रव्य तरंगे होता है, ठीक है। तो ये होता क्या है इसमें बताया? तो देखिए, इसमें क्या होगा? उच्चतर आवृत्ति की होती है। श्रव्य तरंगों की तुलना में प्राश्रव्य जो होगा वो उच्चतर आवृत्ति की होती है। जैसे क्या होता है? श्रव्य जो ध्वनि की परास होती है, श्रव्य तरंगे, उसका तरंगझज कहाँ से कहाँ तक होता है? तो श्रव्य देखिए, पहले क्या था? अब श्रव्य जो कि 20 हर्ट्ज से क्या होता है? 20 हर्ट्ज से कम होता है। और 20,000 हर्ट्ज से 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज के बीच जो होता है तो वो क्या होता है? श्रव्य ध्वनि होता है, ठीक है। अब 20,000 हर्ट्ज से अधिक जो होता है वो क्या कहलाता है? प्राश्रव्य ध्वनि कहलाता है, ठीक है। तो ये चीज़ ध्यान रखना है। ध्वनि मापने की इकाई क्या होता है? डेसिबल होता है। ध्वनि में क्या होता है? ध्रुवन की घटना नहीं होती है, प्रकाश में ध्रुवन की घटना होती है, ठीक है। और क्या याद रखना आपको? ध्वनि जो है निर्वात में गमन नहीं करती है, जबकि प्रकाश क्या? निर्वात में भी गमन करती है। ध्वनि को गति करने के लिए किसी न किसी माध्यम की आवश्यकता होती है, जैसे ठोस, द्रव, गैस, इसमें ही गमन करता है। ध्वनि की गति सबसे अधिक किसमें होता है? तो ठोस में होता है, उसके बाद द्रव, और सबसे कम गैस में होता है। प्रकाश की गति सबसे अधिक किसमें होता है? तो निर्वात में होती है, ठीक है। प्रकाश की चाल जो है निर्वात में अधिकतम होता है, जो वो कितना है? तो 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड है, ठीक है। ये सब आपको याद रखना है। प्रकाश के वेग को सबसे पहले किसने मापा था? तो रोमर ने मापा था। अब प्रकाश कौन सा तरंग है और ध्वनि कौन सा तरंग है? तो देखिए, प्रकाश है अनुप्रस्थ तरंग, याद कैसे रहेगा? प्रकाश प्रस्थ यानी प्रकाश है अनुप्रस्थ तरंग है, और ध्वनि है अनुधर्ष तरंग है, यानी कि ध्वनि धर्ज यानी ध्वनि अनुधर्ष तरंग है। इस तरह से थोड़ा सा रिलेट करके बोल लेते हैं, एग्जाम में जैसे क्वेश्चन आएगा तुरंत दिमाग में आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो प्रकाश जो पूछेगा कि प्रकाश कौन से तरंग है, तो प्रकाश प्रस्थ है ना, तुरंत ऑप्शन में लगा दीजिए, प्रकाश क्या है? अनुप्रस्थ तरंग है, ठीक।
नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 1765 से 1772 के काल को किस प्रसिद्ध भारतीय इतिहासकार ने डाकू राज्य कहा था? तो डाकू राज्य किसने कहा था मालूम? ये कहने वाले हैं के एम पन्नीकर। कौन है? के एम पन्नीकर करेक्ट आंसर है। ठीक है। अच्छा, 1765 से एक चीज याद आ रहा है हमें, और 1772 से भी याद आ रहा है। क्या मालूम? 1765 में ही ना बंगाल में द्वैत शासन जो है रॉबर्ट क्लाइव कब लागू किया था? 1765 में ही लागू किया था। ठीक है। और यही बंगाल में जो द्वैत शासन को समाप्त कब किया गया था, किसने किया था? तो द्वैत शासन जो है बंगाल में रद्द किया था वारेन हेस्टिंग्स ने 1772 में लागू किया, रद्द किया था। ठीक है। तो ये दोनों फैक्ट्स क्या काफी महत्वपूर्ण है। पूछेगा बंगाल में द्वैत शासन सबसे पहले किसने लागू किया था? रॉबर्ट क्लाइव ने। कब? 1765 में। और 1772 में वारेन हेस्टिंग्स ने द्वैत शासन को रद्द कर दिया था। ठीक है। तो ये ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में से किस किरण की आयनन क्षमता सबसे अधिक होती है? तो सबसे अधिक आयनन क्षमता किसका है? तो अल्फा किरण का है ना। आंसर क्या हुआ? अल्फा किरण यहाँ पर करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 36 में क्या, आरबीआई द्वारा बैंक दर कम करने का क्या परिणाम होता है? तो इसका क्या परिणाम होता है? बैंक दर कम करेगा तो क्या होगा कि बाजार की तरलता बढ़ जाती है ना। ऑप्शन ए यहाँ पर करेक्ट आंसर हो गया। ठीक है। आरबीआई का डिप्टी गवर्नर पूछे तो शिशिर चंद्र है, शिशिर कुमार है। ठीक है। और आरबीआई का वर्तमान गवर्नर कौन है? तो है संजय मल्होत्रा है। ठीक है। ये ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, समुद्र तल पर एक वायुमंडलीय दाब का मान डेस पास्कल होता है। समुद्र तल पर वायुमंडलीय दाब का मान जो होता है कितना पास्कल होता है? तो ये होता है 1.013 गुना 10 के पावर 5 पास्कल होता है। 1.013 गुना 10 के पावर 5 पास्कल होता है ना। आंसर क्या हुआ? ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है। अब यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हैं, क्या मालूम? वायुमंडलीय दाब को किस में मापा जाता है? तो वायुमंडलीय दाब मापने वाला यंत्र कौन सा है? तो बेरोमीटर है। क्या? बेरोमीटर है ना। बेरोमीटर से ही वायुमंडलीय दाब मापा जाता है। बेरोमीटर का आविष्कार किसने किया था, ये पूछा जाता है। तो क्या आंसर लगाएंगे? टोरिसेली है ना। क्या है? बेरोमीटर का आविष्कार किसने किया था? टोरिसेली है ना। बेरोमीटर का आविष्कार किया था। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, एक निश्चित कार्य को पूरा करने में, अच्छा मैथ का क्वेश्चन जो आप लोग को हम बताते हैं तो इसमें क्या थोड़ा सा टाइम लगता है हल्का सा। ठीक है। तो आप लोग ये बताइएगा कमेंट करके, मैथ का क्वेश्चन बताना है या तो नहीं बताना है ना। कई लोग मैथ जानते हैं तो क्या है, उनको जैसे लगेगा कि नहीं बोरिंग लगता है कि चलो मैथ तो बना लेते हैं, जीके जीएस जानना चाहता है। तो आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा कि मैथ और रीजनिंग का क्वेश्चन सोल्व करना है या तो सिर्फ आंसर बताना है। ठीक है। तो सोल्व करना है तो आप कमेंट में लिख देंगे कि सर मैथ और रीजनिंग भी सोल्व कीजिए। ठीक है। वो सही है। या तो मैथ और रीजनिंग का सिर्फ आंसर बता दीजिए, आप लोग कमेंट करिएगा। ठीक है। तो अब फिलहाल तो हम अभी कमेंट का कोई किए नहीं है ना, अभी पूछ रहे हैं तो इसलिए हम यहाँ पर अभी बता देते हैं। ठीक है। चलिए देखिए क्या है कि एक निश्चित कार्य को पूरा करने में ए बी की तुलना में 50% कम कुशल है। अच्छा एक चीज़ और है, जो लोग चाहते हैं कि सॉल्यूशन हो तो ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करिएगा। ठीक है। नहीं तो क्या है, ज़्यादा कमेंट अगर आ जाएगा कि नहीं सर सिर्फ आंसर बता दीजिए, तो वही काम करेंगे ना जो जिसका ज़्यादा कमेंट आएगा। ठीक है। क्योंकि ज़्यादा समर्थन, कोई भी ज़्यादा समर्थन जहाँ रहता है सपोर्ट वही काम होता है। ठीक है। तो चलिए यहाँ पर क्या है, ए बी की तुलना में 50% कम कुशल है, बी सी की तुलना में 50% अधिक कुशल है, और ए बी और सी एक साथ मिलकर इस कार्य को 48 दिनों में पूरा कर सकते हैं। ए अकेले इसी कार्य को कितने समय में पूरा कर सकता है? इस टाइप के प्रश्नों को कैसे बनाएंगे? तो जो दिया हुआ है ना पहले उसको देखेंगे, क्या ए बी की तुलना में 50% कम कुशल है, तो इसको क्या होगा, ए बी की तुलना में 50% कम, यानी 50% का मान कितना है? 1/2। कम कुशल है यानी कि 2 में 1 घटाएंगे फिर वही आएगा, है ना, 1/2 ही आएगा। यानी कम कुशल है यानी कि ये हो जाएगा 1:2 हो जाएगा, है ना। यही है क्या, ए जो है बी की तुलना में 50% कम है ना। यानी कि बी 2 है तो ए क्या है, 1 है। फिर क्या बोला, बी बी जो है सी की तुलना में 50% अधिक कुशल है, तो यहाँ पर लिखेंगे बी, और सी की तुलना में 50% अधिक, यानी 50% का मान 1/2 है, अधिक बोला यानी कि 2 इसमें जोड़ दीजिए, यानी कि 3:2 हो जाएगा ये। ठीक है। अब देखिए यहाँ पर बी आ गया 2 और यहाँ पर बी है कि इतना 3 है, तो बराबर करना पड़ता है ना। तो बराबर करेंगे कैसे? तो इसमें 2, इसमें जो यहाँ 3 है ना, तो इसमें टोटल में 3 से गुना कर दीजिए, और इसमें क्या करना है 2 से गुना कर दीजिए। ठीक है। तो बराबर हो जाएगा। तो इसमें 3 से गुना करेंगे तो ये एक अनुपात क्या हो जाएगा, ये दोनों का 3 है कहीं 3 और 3 दूनी 6, और इसमें 2 से गुना करेंगे तो ये 2 तिया 6 और 2 दूनी 4। अब देखिए बराबर हो गया सब। ए का मान आ गया क्या, 3, बी का देखिए यहाँ पर आ गया 6, और सी का क्या आ गया, 4 आ गया, यानी ए बी सी का अनुपात क्या आ गया, 3 6 4 है ना। तो 3 6 4 3 6 4 याद रखना है कौन कौन सा है, ए
और बी और सी, ये तीनों का अनुपात क्या है, 3, 6 और 4 है। ठीक है, अब वो है क्या मामला, देखिए क्या बोला कि ए बी सी एक साथ मिलकर इस कार्य को कितना 48 दिनों में कर सकता है। ठीक है, तीनों मिलकर, यानी कि 3 और 6 कितना हुआ 10, 9, 3 6 9 हो गया और 4 13, यानी कि 13 मिल के 13 कैपेसिटी वाला मिल के 48 दिनों में कर सकता है। अब पूछा क्या ए अकेले कितने दिन में करेगा, तो ए का मान क्या है 3, तो 3 से भागा दे दीजिए, आंसर आ गया है ना। 3 से भागा देंगे 16 बार में कटेगा और 16 गुना 13 कर दीजिए, तो 16 क्या है 48, 8 आया, 8 किस ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो गया। 16 गुना 13 करेंगे 208 ही आएगा, तो ऑप्शन डी यहाँ पर करेक्ट आंसर हो गया। समझ गए, तो मेन चीज़ है ये वाला निकालना था, कितना आसानी से बन गया, और ये भी निकालना आसान है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में ऊर्जा का रूपांतरण जो है किस प्रकार से होता है, तो किस प्रकार से होता है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, प्रकाश ऊर्जा का रासायनिक ऊर्जा में रूपांतरण होता है, ऑप्शन सी यहाँ पर करेक्ट आंसर है। ठीक है, अब प्रकाश संश्लेषण से ही कुछ इंपॉर्टेंट प्रश्न आपको याद रखना है, चाहे रिवीजन कर लेना है, जानते हैं तो आप जानते हैं क्या कि प्रकाश संश्लेषण में पौधे जो होते हैं, हरे पौधे जो होता है सौर ऊर्जा का कितना प्रतिशत अवशोषित करता है, मालूम है, हरे पौधे सौर ऊर्जा का कितना प्रतिशत अवशोषित करता है, पहला प्रश्न। दूसरा क्या है, प्रकाश संश्लेषण का मुख्य उत्पाद क्या होता है, प्रकाश संश्लेषण का अंतिम उत्पाद क्या होता है। ठीक है, ये तीनों प्रश्न आपको मोस्ट इंपोर्टेंट याद रखना है। देखिए प्रकाश संश्लेषण जो में क्या होता है, हरे पौधे जो होता है सौर ऊर्जा का कितना प्रतिशत, तो मात्र 1% ये अवशोषित करता है, कितना 1%। अब प्रकाश संश्लेषण का मुख्य उत्पाद क्या होता है, तो ग्लूकोज होता है ना, क्या होता है ग्लूकोज या तो कार्बोहाइड्रेट बोलिए, और अंतिम उत्पाद क्या होता है, तो अंतिम उत्पाद होता है ऑक्सीजन। ठीक है, ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, भारत के लिए अनन्य क्षेत्र मंडल क्या है, भारत के लिए अनन्य क्षेत्र मंडल क्या है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी 200 समुद्री मील है ना, कितना 200 समुद्री मील करेक्ट आंसर है। भारत स्त्री मंडल नामक संस्था की स्थापना किस स्थान पर हुई है, भारत स्त्री मंडल नामक संस्था की स्थापना किस स्थान पर हुई थी, तो ये हुआ है कहाँ, इलाहाबाद में है ना, आंसर क्या हुआ इलाहाबाद करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्या, मेटाटॉर्सल्स मेटाटॉर्सल्स अस्थि ये पाई जाती है, तो कहाँ पाई जाती है, तो टॉर्सल्स जो अस्थि है इसका आपके इसका आंसर दिया हुआ है क्या मालूम, टखना, लेकिन ये आंसर होगा नहीं है ना, इसका आंसर होगा क्या, तलबा होगा ना, ऑप्शन सी यहाँ पर करेक्ट आंसर है। ठीक है, तो देखिए मेटाटार्सल्स जो है ना अस्थि कहाँ पाया जाता है, तलबा में पाया जाता है। ठीक है, और ये देखिए ऐसे समझिए, देखिए ये जो टखने हैं ना, टखना और टखने की हड्डी जो है और पैर की उंगलियों की हड्डी के बीच में है ना, ये पाया जाता है। ठीक है, टखने की जो हड्डी है और पैर की अंगुलियों की हड्डी के बीच में ये पाया जाता है, ये मेटा टॉर्सल्स अस्थि पाई जाती है जो कि तलबा में पाए जाते हैं ना, तलबे की हड्डी। ठीक है, यानी कि आंसर क्या होगा, ऑप्शन सी यहाँ पर करेक्ट आंसर है। ठीक है, अच्छा मानव शरीर की सबसे बड़ी हड्डी कौन सा होता है, तो जांघ में पाई जाती है फीमर है ना, जांघ की हड्डी होती है फीमर। सबसे छोटी हड्डी है जो कान में पाया जाता है वो अस्टेपिज हड्डी होता है। ठीक है, अस्टेपिज हड्डी होता है। ठीक है, और हड्डी को जोड़ने वाला उत्तक कौन सा होता है, तो हड्डी से हड्डी जोड़ने वाला है वो है लिगामेंट, और मांसपेशी को हड्डी से जोड़ने वाला है वो है टेंडन। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, संविधान सभा के सदस्य प्रतिनिधि थे, तो संविधान सभा के सदस्य जो है प्रतिनिधि थे, ये जनता द्वारा प्रत्यक्ष निर्वाचित थे, या तो गवर्नर जनरल द्वारा मनोनीत थे, या तो कांग्रेस और मुस्लिम लीग द्वारा नामांकित था, तो इसमें से कुछ भी नहीं था मालूम। आंसर क्या होगा, ऑप्शन डी यहाँ पर करेक्ट आंसर हो गया, इनमें से कोई नहीं था, क्योंकि जो ये जो संविधान सभा के सदस्य थे ये ब्रिटिश भारत के प्रांतों के सदस्यों को क्या है प्रांतीय विधानसभाओं द्वारा अप्रत्यक्ष रूप से चुना गया था। फिर समझिए, ब्रिटिश भारत के प्रांतों के सदस्यों को जो है ना प्रांतीय विधानसभाओं द्वारा अप्रत्यक्ष रूप से चुना गया था, जबकि रियासतों के प्रतिनिधियों को संबंधित शासकों द्वारा मनोनीत किया गया था। ठीक है, यानी कि ऑप्शन में वैसा कोई नहीं है, आंसर क्या हुआ, ऑप्शन डी यहाँ पर करेक्ट आंसर हो गया। नेक्स्ट क्या है, ये क्या है, धनुर्धारी प्रकार का सिक्का ये किस गुप्त शासक द्वारा चलाया गया था, तो इसका आंसर क्या है, इसके आंसर में भी झोल है, क्या है झोल है, कैसे होगा, इसका आंसर देखिए दो दो सर्च मारिएगा गूगल पर, दो दो आ जाएगा है ना, कौन कौन आ जाएगा, कभी आ जाएगा आपको समुद्रगुप्त, कभी आ जाएगा आपको चंद्रगुप्त द्वितीय, और मालूम स्कंद गुप्त भी धनुर्धारी प्रकार का सिक्का चलाया था, लेकिन आंसर होगा कौन सा मालूम, तो देखिए सबसे पहले चलाया था किसने, अगर पूछे तो ये समुद्रगुप्त ने चलाया था धनुर्धारी
प्रकार का सिक्का जो है सबसे पहले चंद्रगुप्त, जो कि चंद्रगुप्त द्वितीय का ये पिता था, है ना। तो समुद्रगुप्त पहले हो जाएगा। लेकिन ये जो धनुर्धारी प्रकार का सिक्का जो है ये सबसे ज़्यादा प्रचलित हुआ था, यानी कि सबके सामने आया, सब जाना, है ना, किसके समय? चंद्रगुप्त द्वितीय के समय, ठीक है। इसलिए आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी ही इसका करेक्ट आंसर होगा कि धनुर्धारी प्रकार का सिक्का किस गुप्त शासक द्वारा चलाया गया था। तो ऑप्शन यहाँ पर बी करेक्ट आंसर होगा, चंद्रगुप्त द्वितीय ही इसका आंसर होगा, ठीक है। क्या होगा? चंद्रगुप्त द्वितीय, ठीक है, ध्यान रखना है। चंद्रगुप्त द्वितीय, अच्छा ये बात है कब की? गुप्त वंश की, है ना। तो गुप्त से याद रखना क्या, गुप्त वंश का संस्थापक कौन था? श्रीगुप्त, है ना। श्रीगुप्त था गुप्त वंश का संस्थापक। इसी में आगे बढ़िए, क्या चंद्रगुप्त प्रथम आता है, जो कि क्या गुप्त संवत जारी किया था कब? 319 से 320 ईस्वी में जारी किया था गुप्त संवत, ठीक है। ये चंद्रगुप्त प्रथम। चंद्रगुप्त द्वितीय की बात करेंगे तो इसके समय में कौन आया था भारत? तो फाहियान, है ना, फाहियान आया था चंद्रगुप्त द्वितीय के समय। और चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में वो क्या है, नवरत्न भी रहता था, और अकबर के दरबार में भी नवरत्न रहता था, ठीक है। फिर बात करेंगे समुद्रगुप्त। तो समुद्रगुप्त से प्रश्न क्या आता है मालूम? कि किस शासक का सिक्कों पर बीना बजाते हुए दिखाया गया? तो समुद्रगुप्त का, है ना, किसका? समुद्रगुप्त का सिक्कों पर बीना बजाते हुए दिखाया गया, समुद्रगुप्त को, है ना। किस शासक को? तो समुद्रगुप्त को दिखाया गया है। और समुद्रगुप्त से याद रखना क्या, भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? समुद्रगुप्त को ही कहा जाता है, ठीक है। तो ये सब आपको याद रखना है। और गुप्त वंश का अंतिम शासक कौन था? वो विष्णुगुप्त था, ठीक है। और एक और छूट गया प्रश्न, कौन सा? तो जो नालंदा विश्वविद्यालय का स्थापना किसने किया था? तो कुमारगुप्त प्रथम ने किया था, ठीक है। तो याद रखना है, ऐसे भी प्रश्न पूछा जाता है कि नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना जो है ये किस वंश के समय हुआ था, किसने किया था? तो गुप्तों ने, है ना। तो गुप्त का भी ऑप्शन में रहेगा तो गुप्त हो जाएगा। ऐसे तो क्या कुमारगुप्त प्रथम याद ही है ना, उसी से ध्यान रखना, कुमारगुप्त प्रथम यानी कि गुप्तों ने किया था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? निम्नलिखित में से कौन सा सूक्ष्म जीव मनुष्य में रोग नहीं फैलाता है? तो इसमें कौन सा है जो मनुष्य में रोग नहीं फैलाता है? तो एंट अमीबा कोलाई, ये क्या मनुष्य में रोग नहीं फैलाता है। निम्नलिखित में से कौन सा सितंबर 1946 में गठित प्रथम अंतरिम मंत्रिमंडल का सदस्य नहीं था? तो प्रथम अंतरिम मंत्रिमंडल का सदस्य इसमें देखिए राजेंद्र प्रसाद भी थे, सिराज गोपालाचार्य भी थे, जगजीवन राम भी थे, यानी कि इनमें से कोई नहीं आंसर हो जाएगा। पूछा था क्या कौन नहीं थे? ये सभी था, तो आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो गया। नेक्स्ट क्या, छोटे वृक्ष या तो घास किस प्रकार की वनस्पति है? ये किस प्रकार की है? तो ये हो जाएगा सवाना वनस्पति, है ना। और सवाना घास का मैदान कहाँ का है? तो ये अफ्रीका का है। चुंबकीय यामोत्तर और भौगोलिक यामोत्तर के बीच के कोण को क्या कहा जाता है? तो इसे कहा जाता है चुंबकीय दिक्पात कहा जाता है। क्या? दिक्पात, ध्यान रखना है, चुंबकीय दिक्पात कहा जाता है। चुंबकीय यामोत्तर और भौगोलिक यामोत्तर के बीच के कोण को चुंबकीय दिक्पात कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 49 में है क्या कि निम्नलिखित में से अपने किस बाद में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि भारत में केवल प्राकृतिक व्यक्ति को ही नागरिकता दी जाएगी, विधिक व्यक्तियों को नहीं दिया जाएगा? तो ये कब कहा गया था? तो ये बात है सर्वेंट क्या स्टेट ट्रेंडिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड बनाम कॉमर्शियल टैक्स ऑफिसर बाद में दिया गया था 1963 में। ऑप्शन डी यहाँ पर करेक्ट आंसर है, ठीक है। किस में दिया गया था? स्टेट ट्रेडिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड बनाम कॉमर्शियल टैक्स ऑफिसर बाद में दिया गया था 1963 में, ठीक है। तो ये चीज़ ध्यान रखना है। रही बात क्या नागरिकता किस भाग में है? तो ये भाग मिलेगा 2 में। और नागरिकता किस अनुच्छेद में है? तो अनुच्छेद 5 से 11 तक है, ठीक है। और रही बात क्या यहाँ पर आया 1963, तो किस बाद में है ये? तो 1963 बाद में ये वाला कहा गया कि भारत में केवल प्राकृतिक व्यक्तियों को ही नागरिकता दी जाएगी, विधिक व्यक्तियों को नहीं। तो कब? ये 1963 वाला है। तो 1963 जब भी आए तो 2-3 प्रश्न आपको रिवीजन कर लेना है। कौन कौन सा? तो 1963 में क्या राष्ट्रीय बीज निगम की स्थापना कब किया गया था? आपके बिहार दरोगा में ही पूछा हुआ प्रश्न है। राष्ट्रीय बीज निगम की स्थापना कब हुआ था? 1963 में हुआ था, ठीक है। और 1963 क्या याद रखना है? सीबीआई की स्थापना पूछे कब हुआ था? तो 1963 में हुआ था। और आपसे पूछे क्या नागालैंड राज्य का गठन कब हुआ था? तो 1963 में हुआ था, ठीक है। तो 3-4 चीज़ याद हो गया ना। ये जो भारत में केवल प्राकृतिक व्यक्तियों को ही नागरिकता दी जाएगी, ये स्टेट ट्रेडिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड बनाम कॉमर्शियल टैक्स ऑफिसर बाद 1963 में हुआ था, है ना। राष्ट्रीय बीज निगम की स्थापना 1963, सीबीआई की स्थापना 1963, नागालैंड राज्य का स्थापना 1963 में हुआ था। नेक्स्ट क्या सहसंयोजी यौगिक के उदाहरण है? तो सहसंयोजी और यौगिक के उदाहरण इसमें कौन सा है? तो ये है ऑप्शन नंबर सी CHCl3 है, यानी कि CHCl3 क्या होगा? ट्राइक्लोरोमेथेन है। क्या है ये? ट्राइक्लोरोमेथेन। नेक्स्ट क्या भारत में सर्वप्रथम एकता चलाया गया था? तो एकता प्रथा ये तो किसने चलाया था? इल्तुतमिश ने, है ना। इल्तुतमिश कौन था मालूम?
ये था, देखिए, मोहम्मद गौरी का गुलाम था कौन? कुतुबुद्दीन ऐबक। और कुतुबुद्दीन ऐबक का गुलाम था इल्तुतमिश। और रजिया सुल्तान का पिता था इल्तुतमिश, है ना। रजिया सुल्तान जो कि भारत में पहली मुस्लिम शासिका है, उसी के पिता थे ये इल्तुतमिश, है ना। तो आंसर क्या है यहाँ पर? ऑप्शन ए यहाँ पर करेक्ट आंसर है। और एकता प्रथा ये इल्तुतमिश ने ही चलाया था। और देखिए, कुतुब मीनार का निर्माण शुरू किसने किया था? तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने। लेकिन पहली मंजिल वो बनाया था, बाकी दूसरी, तीसरी और चौथी मंजिल का निर्माण किसने? इल्तुतमिश ने करवाया था। और पांचवी मंजिल का निर्माण किसने करवाया था? फिरोज शाह तुगलक ने करवाया था। नेक्स्ट क्या? रासायनिक अभिक्रिया में उत्प्रेरक की भूमिका है बदलना, किसमें बदलता है? तो ये बदलता है सक्रियण ऊर्जा में, है ना। सक्रियण ऊर्जा में बदलना इसका भूमिका है। नेक्स्ट क्या है? वैदिक सभ्यता के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही नहीं है? वैदिक सभ्यता के संदर्भ में तो पहला क्या है? स्पर्श जो है, ये जनता की गतिविधि को देखने वाला गुप्तचर होता था, उसे स्पर्श कहा जाता था। दुर्गपति किसे कहा जाता था? पूरब को कहा जाता था। न्यायाधिकारी क्या बाजपति कहलाता था क्या? नहीं। बाजपति जो होता था ना, वो चारागाह भूमि या तो बड़े परिवार का मुखिया होता था बाजपति, ठीक है। तो ये न्यायाधिकारी नहीं होता था। आंसर क्या हुआ? ऑप्शन सी ही यहाँ पर करेक्ट आंसर हो गया। पूछा था कौन? सही नहीं है। बाकी जो अपराधियों को पकड़ने वाला उग्र होता था, ये सही है। नेक्स्ट क्या? राखाल लोक नृत्य जो है का संबंध किस राज्य से है? तो राखाल लोक नृत्य का संबंध ये हो जाएगा मणिपुर से। क्या हुआ आंसर? मणिपुर यहाँ पर करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्या? भारत के संदर्भ में धर्मनिरपेक्ष शब्द का सही भाव क्या है? धर्मनिरपेक्ष का मतलब क्या हो गया? कि भारत में राज्य का कोई धर्म नहीं है ना, राज्य का कोई धर्म नहीं है। सशक्त पंचायत नेत्री अभियान किस मंत्रालय ने शुरू किया था? तो ये किया है पंचायती राज मंत्रालय ने। किसने? पंचायती राज मंत्रालय ने। द्वि स्तरीय पंचायती राज का सुझाव किसने दिया था? अशोक मेहता ने दिया था। त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था को सुझाव किसने दिया था? तो कौन है? बलवंत राय मेहता है ना। तो नाम से याद रखना है, द्विस्तरीय में 2 शब्द आएगा अशोक मेहता, त्रिस्तरीय में 3 शब्द आएगा बलवंत राय मेहता, ठीक है। नेक्स्ट क्या है? 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का साक्षरता दर कितना है? तो 74.04% करेक्ट आंसर है ना। जनसंख्या मतलब क्या है? जनगणना के अनुसार भारत का साक्षरता दर 74.04% है। और सबसे अधिक साक्षर राज्य कौन सा हो जाएगा? तो सबसे अधिक साक्षर राज्य साक्षरता वाला केरल है, ठीक है। लेकिन अभी ध्यान रखना है कुछ इंपॉर्टेंट करंट अफेयर, क्या मालूम पूछेगा? उल्लास योजना के तहत, है ना, 100% यानी 100% साक्षरता वाला पहला राज्य कौन बना है? तो वो है मिजोरम बना है, ठीक है। तो ये याद रखना है, उल्लास योजना के तहत कौन सा राज्य है? मिजोरम, ठीक है। 2011 वाला पूछेगा, 2011 की जनगणना तब होगा केरल, लेकिन उल्लास योजना के तहत पूछेगा तो पहला पूर्ण साक्षर राज्य कौन सा है? मिजोरम। उसके बाद दूसरा कौन सा है? गोवा, है ना। दूसरा कौन सा? गोवा। तीसरा कौन सा है? त्रिपुरा, है ना। ये चीज ध्यान रखना है आपको। कैसे याद रखना है? देखिए, तीसरा त्रिपुरा नाम से रिलेट कर लेना है, तीसरा त्रिपुरा, ठीक है। जैसे एक रिलेट करते हैं, बाकी चीजें याद रहता है आपको, ठीक है। तो पहला है मिजोरम, पहला पूर्ण साक्षर राज्य है, 100% साक्षरता वाला राज्य। तो ये क्या हो गया? पूर्ण साक्षर राज्य पूछे मिजोरम, दूसरा में गोवा, तीसरा त्रिपुरा, तीसरा त्रिपुरा। और चौथे में कौन है? हिमाचल प्रदेश। और फिर पांचवें नंबर पर कौन सा? लद्दाख है, ठीक है। अब पहला केंद्र शासित प्रदेश पूछ जाए तो क्या हो जाएगा आंसर? लद्दाख हो जाएगा। नेक्स्ट क्या है? रिंग ब्रेक शब्दावली किस खेल से संबंधित है? तो रिंग ब्रेक जो है ये संबंधित है आपको मुक्केबाजी से। किससे? मुक्केबाजी से, करेक्ट आंसर हो गया। नेक्स्ट क्या है? काली मृदा का सबसे मान्य परिभाषा है? तो काली मृदा का सबसे मान्य परिभाषा इसमें कौन होगा? कि यह बिना बताई गई एवं छिपाई गई आय है। काली मुद्रा है, मालूम? काली मुद्रा है ना, ब्लैक मनी, ठीक है। क्या है? काली मुद्रा की सबसे मान्य परिभाषा क्या हो जाएगा? कि बिना बताई गई एवं छिपाई गई आय हो जाएगा ना। ऑप्शन बी यहाँ पर करेक्ट आंसर है, ठीक है। ऑप्शन बी यहाँ पर 59 का क्या हो गया? बी करेक्ट आंसर हो गया। नेक्स्ट क्या है? विघट क्या? विघट नाभिक रेडियोधर्मी, विघट नाभिक जो है रेडियोधर्मी वस्तुओं को किससे बने पात्र में रखना चाहिए? तो किससे बने पात्र में रखना चाहिए? तो इसका आंसर क्या बताइएगा? तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा शीशा, है ना, पुलुबम, है ना, शीशा पीबी में रखना चाहिए, ठीक है। किससे बने? तो शीशा के बने पात्र में रखना चाहिए। केंद्रीय बजट 2025-26 में विकास के इंजन है। तो केंद्रीय बजट 2025-26 में विकास के इंजन किसे माना है? तो देखिए 4 चीजें रहेगा, एमएसएमई, कृषि, निवेश और निर्यात, है ना। एमएसएमई, कृषि, निवेश और निर्यात यहाँ पर करेक्ट आंसर है। सबसे ज्यादा जो रक्षा मंत्रालय पर राशि आवंटन किया गया बजट 2025-26 में। नेक्स्ट क्या? लगभग 6 लाख करोड़ रुपया किया गया, ठीक है। क्वेश्चन नंबर आपका है 62 में क्या? उस पासे का चयन कीजिए जिसे दी गई सीट को रेखाओं पर मोड़कर बनाया जा सकता है, ठीक है। अब यहाँ पर देखते हैं आगे क्या है 62 का। देखिए यानी कि ये बोला क्या? इसे मोड़कर
किसको बना सकते हैं आप, ठीक है। तो इसका आंसर कैसे निकालिएगा मालूम, देखिए इसको कैसे निकालेंगे इसका आंसर, तो इसको निकालेंगे छांट के निकालेंगे। कैसे निकालेंगे, इसको आंसर छांट के निकालेंगे। कैसे छांटेंगे, देखिए इसमें जो दिख रहा है ना, जैसे एक का क्या मालूम, जैसे कि दो, इसको दो लीजिए, ठीक है। दो का अपोजिट यहाँ पर क्या मालूम, चार है, ठीक है। एक छोड़ के जो रहेगा दूसरा वो चार हो गया। यहाँ पर एक का अपोजिट क्या है, छः है, ठीक है। तीन का अपोजिट क्या है, यहाँ पर पाँच है, ठीक है। ये समझ में आ गया। अब इसको समझना क्या, ये जो पासा सारा दिया हुआ है ना, तो ये जो सतह पर दिख रहा है ना मालूम, ये जो दिख रहा है ये पड़ोसी है। ये क्या है, पड़ोसी है, मतलब विपरीत नहीं है। जैसे एक तीन, एक पाँच तीन दिया है, यानी कि एक का पड़ोसी पाँच है, पाँच का पड़ोसी तीन बोल सकते हैं, पाँच का पड़ोसी एक बोलते हैं। ये सब जो दिखता है ना, ये पड़ोसी है, ठीक है। ये सब पड़ोसी है, ठीक है। ये चीज़ ध्यान रखना है। अब यहाँ पर क्या है, बोला क्या, इसको मोड़कर ये कोण नहीं बना सकते आप, ठीक है। या तो कोण बना सकते हैं, क्या पूछा था, कोण बना सकते हैं ना, हाँ, मोड़कर बनाया जा सकता है। कौन सा बनाया जा सकता है, तो देखिए कौन सा बनाया जा सकता है, यहाँ पर देखेंगे तो कौन सा बनाया जा सकता है। तो हमको क्या करना है, कौन नहीं बनाया जा सकता है उसको छांट लेंगे, आंसर आ जाएगा। देखिए कौन नहीं बनाया जा सकता कैसे छांटेंगे, जैसे कि जो है विपरीत, है ना, एक और छः विपरीत है, या तो दो और चार विपरीत है ना, दो और चार विपरीत है, यानी कि दो और चार जिसमें दिखेगा वो आंसर नहीं होगा। क्यों, क्योंकि दो और चार तो अपना यहाँ अपोजिट है, और यहाँ पर क्या पड़ोसी में दिखाया गया है, ठीक है। तो ये गलत दिखाया हुआ है ना, क्योंकि यहाँ दो और चार क्या अपोजिट है, समझ गए ना। और फिर आगे बढ़ते हैं, देखिए इसमें अपोजिट कुछ दिख रहा है क्या, क्या क्या दिखना चाहिए आपको, दिखना चाहिए क्या, दो चार दिखना चाहिए, फिर एक छः दिखना चाहिए, और तीन पाँच, तीन पाँच अगर दिखा कहीं भी तो वो नहीं बनेगा, है ना। तो इसको और छाँटते हैं, देखिए तीन पाँच, देखिए यहाँ दिख रहा है तीन पाँच, क्या ये अपोजिट है, देखिए तीन पाँच दिखा, ये वाला आंसर नहीं होगा, ये वाला छट गया था, ठीक है। और इसमें नहीं दिख रहा है, फिर तीन पाँच इसमें दिख रहा है, देखिए यहाँ पर ये वाला छट गया, आंसर नहीं होगा। अब बच गया कौन, ये वाला बच गया, यानी आंसर क्या हुआ, सी यहाँ पर करेक्ट आंसर है ना, सी यहाँ दिया हुआ है, यानी कि सी वाला जिसमें है वही आंसर होगा, ठीक है। समझ गए कैसे बनाना है इसको, तो काफ़ी आसान है। अभी को समझाते हैं तो थोड़ा टाइम लगता है ना, तो इसको सिंपल देख लेते हैं कि जो अपोजिट वाला जो जैसे दिखा वो कट कट करते जाइए, आंसर आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही नहीं है, तो भौतिक राशि दिया हुआ और उधर बीमाएं दिया हुआ है। तो आयतन के बीमा, तो आयतन तो सिंपल है ना, तो इसका क्या होता है एल क्यू होगा, ठीक है, माइनस की जरूरत है ना, तो ऑप्शन नंबर यही गलत हो गया, ठीक है। ये क्या माइनस यहाँ पर नहीं होगा, एल माइनस थ्री दे दिए, गलत है। बाकी सब सही है। त्वरण बराबर क्या होता है, त्वरण की बीमाएं जो होता है एल टी माइनस टू होता है, सही है। संवेग का आता है एम एल टी माइनस वन, सही है। आवेग का भी होता है यही एम एल टी माइनस वन, सही है। नेक्स्ट क्या, निम्नलिखित में से कौन हिंदू मजदूर सभा 1948 के संस्थापक सदस्य नहीं है, तो इसका आंसर क्या होगा, देखिए हिंदू मजदूर सभा 1948 के संस्थापक सदस्य कौन सा नहीं है, तो अशोक मेहता तो थे, और टी एस रामानुजम भी हैं, और जीजी मेहता भी हैं, ये वाला नहीं है ना। ऑप्शन यहाँ पर डी करेक्ट आंसर हो गया, ठीक है। अच्छा 1948 यहाँ पर आया है, तो 1948 से क्या याद आ रहा है, तो स्वतंत्र भारत में पहली औद्योगिक नीति ये कब लागू हुआ था, तो 1948 में ही लागू हुआ था। नेक्स्ट क्या, क्रेब्स चक्र की क्रियाएं ये होती है कहाँ पर होता है ये, तो ये होता है कहाँ, वायवीय श्वसन में, है ना, वायवीय श्वसन में होता है, और ये कहाँ माइटोकॉन्ड्रिया में होता है ना। आंसर क्या हुआ, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो गया। नेक्स्ट क्या है, वायुसेना प्रमुख की नियुक्ति कौन करता है, तो वायुसेना प्रमुख की नियुक्ति कौन कर सकते हैं, राष्ट्रपति, है ना। ऑप्शन क्या हुआ, डी यहाँ पर करेक्ट आंसर हो गया, ठीक है। अच्छा वायुसेना प्रमुख अभी है कौन, वायुसेना मतलब अध्यक्ष अभी कौन है, तो अमरप्रीत सिंह है। नौसेना अध्यक्ष कौन है, दिनेश कुमार त्रिपाठी है। थल सेना अध्यक्ष कौन है, उपेंद्र द्विवेदी है। और सीडीएस कौन है, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ कौन है, तो जनरल लेफ्टिनेंट जनरल अनिल चौहान है। और तीनों सेनाओं का सर्वोच्च कमांडर कौन होता है, तो राष्ट्रपति होता है, ठीक। नेक्स्ट क्या है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और कौन सा कथन सही है ना, सत्य कथन बताना है। तो सल्तनत कालीन सैन्य व्यवस्था का शुभारंभ इल्तुतमिश के शासनकाल में हुआ था, क्या ये सही है, तो ये सही है ना। फिर क्या है, बलबन के समय में सल्तनत की सेना को हस्म ए कल्ब या तो कल्ब ए सुल्तानी कहा जाता था, ये गलत है ना। बलबन के समय में सल्तनत की सेना को दीवान अर्ज कहा जाता था, किसे, दीवान अर्ज कहा जाता था, ये नहीं कहा जाता था, ठीक है। यानी कि केवल एक यहाँ पर सही है, आंसर क्या हुआ, ऑप्शन ए यहाँ पर करेक्ट आंसर है, ओनली वन। क्या क्रिस्टी संरचना किस कोशिकांग में उपस्थित होता है, तो क्रिस्टी संरचना जो है किस में, तो माइटोकॉन्ड्रिया में उपस्थित होता है। कोशिका का पावर हाउस किसे कहा जाता है, माइटोकॉन्ड्रिया कहा जाता है, ठीक है। कोशिका का ऊर्जा अगर पूछे माइटोकॉन्ड्रिया हो गया। और आत्महत्या की थैली किसे कहा जाता है, लाइसोसोम को कहा जाता है। अब प्रोटीन का संश्लेषण कहाँ होता है, राइबोसोम में होता है, ठीक है। ये तीनों जब भी आपको मिले, एक भी मिले, तीनों को साथ में रिवीजन कर लीजिए, ठीक है। माइटोकॉन्ड्रिया बता दिए क्या होता है, तो ऊर्जा का
गृह है ना, ऊर्जा गृह, कोशिका मतलब क्या, कोशिका का पावर हाउस। और लाइसोसोम आत्महत्या की थैली, राइबोसोम प्रोटीन का संश्लेषण होता है। सभी को खोज किसने किसने किया वो तो बता देंगे, लेकिन पहले बताते क्या आपको याद कैसे रहेगा। लाइसोसोम की खोज किसने किया था, तो लाइसोसोम का जो है बोलते क्या है पहले, आत्महत्या की थैली, याद कैसे रहेगा। तो देखिए लाइसोसोम में क्या 200 आरएन है, तो देखिए आत्महत्या मतलब इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं, सुसाइड। तो सुसाइड में क्या 200 आरएन है, सुसाइड यानी कि लाइसोसोम है ना, ऐसे याद रहेगा, कभी कंफ्यूजन नहीं होगा। अगर आप ऐसे करके याद नहीं करते हैं तो क्या है, पूछेगा क्या आत्महत्या की थैली किसे कहा जाता है, तो आपको दिमाग में आएगा अरे राइबोसोम होगा, या तो माइटोकॉन्ड्रिया होगा, या तो लाइसोसोम होगा। नहीं तो कम से कम ये दोनों तो जरूर कंफ्यूजन होइएगा, ठीक है। तो लेकिन ऐसे याद कर लेते हैं ना कि लाइसोसोम यानी कि 200 आ रहा है, यानी कि सुसाइड में 200 आ रहा है, यानी कि यही हुआ लाइसोसोम आत्महत्या की थैली हुआ, है ना। तो ये वाला याद हो गया, ठीक है। अब इसी तरह आपको याद रखना है क्या, सभी का खोज किसने किया था, तो माइटोकॉन्ड्रिया की खोज किसने किया था, अल्बर्ट बॉन कोलिकर ने किया था। किसने, कोलिकर ने किया था। अच्छा, राइबोसोम का खोज किसने किया था, जॉर्ज ई पलाडे ने किया था। किसने, पलाडे ने किया था। और लाइसोसोम का खोज किसने किया था, तो डी दुबे ने किया था। आप देखिए लाइसोसोम यहाँ भी रिलेट कर लेना है। देखिए लाइसोसोम में 200 आया, रिपीट हुआ, है ना, लाइसोसोम आत्महत्या यानी सुसाइड रिपीट हुआ। और यहाँ पर डी दुबे है ना, डी दुबे है ना, डी डी यहाँ पर रिपीट हो रहा है, तो इसका क्या हो जाएगा, इसकी खोज किसने किया था, डी दुबे ने किया था, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या, वह व्यक्ति जो संसद के किसी सदन का अथवा राज्य विधानसभा का सदस्य राष्ट्रपति निर्वाचित होने पर उसे सदन की सदस्यता छोड़नी पड़ती है, यह किस अनुच्छेद में वर्णित है। तो ये किस अनुच्छेद में वर्णित है, तो ये है होगा अनुच्छेद 59 में, है। आंसर क्या हुआ, ऑप्शन सी यहाँ पर करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्या है, मृदु उत्तक का कार्य क्या है, तो मृदु उत्तक का कार्य क्या है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, भोजन पदार्थ का संग्रहण करना। अब देखिए मृदु उत्तक पूछ दिया तो दिमाग में समझ में नहीं आ रहा है कि मृदु उत्तक है क्या, लेकिन है क्या मालूम, ये है प्रेंकाइमा, है ना। आप पढ़े होंगे प्रेंकाइमा, कुलेंकाइमा, अस्क्लेरेंकाइमा। तो देखिए प्रेंकाइमा को हिंदी में क्या बोलते हैं, मृदु उत्तक, और कोलेंकाइमा को बोलते हैं स्थूल उत्तक, और अस्क्लेरेंकाइमा को बोलते हैं दृढ़ उत्तक। तो ये दोनों तो आसानी से आपको याद रहेगा, कौन कौन सा, प्रेंकाइमा जो कि क्या है, प्रेंकाइमा है ना, तो मृदु उत्तक हो गया, और कोलेंकाइमा स्थूल उत्तक हो गया। दृढ़ उत्तक क्या करता है, स्क्लेरेंकाइमा ये पौधों को जो मजबूती और कठोरता प्रदान करता है, ये हो गया दृढ़ उत्तक हो गया, ठीक है। देखिए फिर समझिए आप, अगर पूछेगा पौधों में प्रकाश संश्लेषण द्वारा भोजन का जो भंडारण करता है ना, भोजन का संग्रह करता है, वो प्रेंकाइमा यानी कि मृदु उत्तक है ना। तो याद रखना प्रकाश संश्लेषण द्वारा प्रेंकाइमा, प्रकाश संश्लेषण द्वारा प्रेंकाइमा है ना, भोजन भंडारण करता है। और कोलेंकाइमा यानी पौधों में लचीलापन प्रदान करता है, कौन पूछे तो कोलेंकाइमा है ना, पौधों में लचीलापन प्रदान करता है कोलेंकाइमा, है ना। लचीलापन कोलेंकाइमा, लचीलापन कोलेंकाइमा। अब पौधों में मजबूती और कठोरता प्रदान करता है स्क्लेरेंकाइमा, ठीक है, स्क्लेरेंकाइमा। और स्क्लेरेंकाइमा में से क्या होता है, ये बहुत ही महत्वपूर्ण, मालूम जब भी कोई भी एग्जाम होता है मोस्ट इंपोर्टेंट ये सब प्रश्न पूछा जाएगा पादप उत्तक से, ठीक है, गारंटी के साथ यहाँ से प्रश्न आता है। ये सबको मिस करना यानी कि मतलब काफी नुकसान पहुंचाना, ठीक है, इसलिए सबको ये सब समय देकर जैसे भी हो इसको रट के रखना है, ठीक है। तो स्क्लेरेंकाइमा ये क्या है, तो पौधों में कठोरता और मजबूती प्रदान करता है। फिर पूछेगा क्या, यही सारा उत्तर दे देगा, पूछेगा इनमें से किस में मृत कोशिकाएं पाई जाती है, तो स्क्लेरेंकाइमा में मृत कोशिकाएं पाई जाती है। नारियल का छिलका किसका बना होता है, स्क्लेरेंकाइमा उत्तक का बना होता है। फिर पूछेगा क्या मालूम, इनमें से कौन सा जटिल उत्तक है, तो ये 3 उत्तक ये वाला दे देगा, और एक दे देगा कौन, जाइलम या तो फ्लोएम। तो ध्यान रखना है ये जो प्रेंकाइमा, कोलेंकाइमा और स्क्लेरेंकाइमा ये क्या है, सरल अस्थायी उत्तक है, सरल उत्तक है, ठीक है। और क्या बोले, जाइलम और जो होता है फ्लोएम वो जटिल उत्तक है, ठीक है। वो दोनों क्या है, जटिल उत्तक है। जाइलम जो कि जल का वहन करता है, और जो फ्लोएम है जो फूड का वहन करता है ना, यानी कि भोजन का वहन करता है, तो वो दोनों है जटिल उत्तक। लेकिन ये तीनों जो है प्रेंकाइमा, कोलेंकाइमा और स्क्लेरेंकाइमा ये सरल उत्तक है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प लॉर्ड बेबेल से संबंधित नहीं है, तो लॉर्ड बेबेल से संबंधित इसमें कौन सा नहीं है पूछा है। देखिए मुस्लिम लीग द्वारा प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस, ये अब देखिए पहले क्या है, लॉर्ड बेबल का कार्यकाल आपको मालूम होना चाहिए, कब तक था मालूम, 1 अक्टूबर 1943 से 21 फरवरी 1947 तक था। यानी कि इसके घटना में इसके बीच में जो भी आएगा वो क्या होगा, बेबेल से संबंधित होगा। तो देखिए मुस्लिम लीग का प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस ये मनाया गया था कब मालूम, ये बात है 1946 की, तो यानी कि लॉर्ड बेबल है इसमें, ठीक है, ये वाला ठीक है। रॉयल इंडियन नेवी विद्रोह ये कब हुआ था, ये बात है फरवरी 1946 की भी थी, ये भी है। फिर क्या हुआ, क्लीमेंट एटली द्वारा भारत को स्वतंत्र करने की घोषणा,
तो ये कब हुआ था? ये बात है 20 फरवरी 1947 का। तो ये भी है क्योंकि 21 फरवरी 1947 तक लॉर्ड बेवेल था, ठीक है? यानी कि ये वाला नहीं है, ऑप्शन डी यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्योंकि मुस्लिम लीग का कराची अधिवेशन ये बात है कब की? 1907 की है ना? उस समय कौन? लॉर्ड मिंटो द्वितीय था, ठीक है? ये चीज़ ध्यान रखना है। लॉर्ड मिंटो द्वितीय का कार्यकाल कितना तक था? 1905 से 1910 तक था, है ना? तो आंसर क्या हुआ? ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 72, क्या एक्वापोनिक कृषि है? तो एक्वापोनिक कृषि किसे बोलेंगे? तो पौधे उगाने के साथ मत्स्य पालन, है ना? पौधे उगाने के साथ मत्स्य पालन जो है एक्वापोनिक कृषि कहलाता है। मानव अंग प्रत्यारोपण अधिनियम कब आया था? मानव अंग प्रत्यारोपण अधिनियम जो है ये कब आया था? ये बात है 1994 की। तो 1994 जैसे ही आया तो ईस्वी वाला प्रश्न आया। ईस्वी वाले में क्या करेंगे? और भी कुछ ऐड करेंगे ताकि ये भी याद रहेगा और वो भी याद रहेगा। किस कौन? जिसको ऐड करेंगे। तो किसको ऐड करते हैं? सुष्मिता सेन को ऐड कर लीजिए और एक ऐड कर लीजिए ऐश्वर्या राय को, है ना? ये दोनों को ऐड कर लीजिए, याद रहेगा। तो सुष्मिता सेन क्यों ऐड करेंगे? क्योंकि भारत में पहला मिस यूनिवर्स जो है विजेता कौन है? तो भारत का जो मिस यूनिवर्स बनने वाली सुष्मिता सेन है, कब बनी थी? 1994 में ही, ठीक है? और जो मिस वर्ल्ड बनी थी ऐश्वर्या राय, वो भी 1994 में, ठीक है? तो 1994 में दोनों, सुष्मिता सेन मिस यूनिवर्स बनी थी और ऐश्वर्या राय मिस वर्ल्ड बनी थी, ठीक है? तो ये अच्छा डेट है ना? तो मानव अंग प्रत्यारोपण 1994, सुष्मिता सेन मिस यूनिवर्स 1994 और ऐश्वर्या राय मिस वर्ल्ड 1994, ठीक? नेक्स्ट, अच्छा यहाँ पर और भी ईस्वी है, इसको भी देख लेते हैं क्योंकि ये सब महत्वपूर्ण है। 1952 की बात करेंगे तो इससे 4 प्रश्न तुरंत आपको रिवीजन कर लेना। क्या? लोकसभा गठन 1952, राज्यसभा गठन 1952, सामुदायिक विकास कार्यक्रम की शुरुआत कब हुई थी? सामुदायिक विकास कार्यक्रम तो 1952। राष्ट्रीय विकास परिषद की स्थापना कब हुआ था? तो 1952 में हुआ था। एनडीसी जो होता है, जो कि योजना आयोग को अंतिम रूप से अंतिम अनुमोदन कौन करता था? राष्ट्रीय विकास परिषद, है ना? तो इसका स्थापना भी 1952 में हुआ था, है ना? तो ये चारों याद रहेगा। 1972 में क्या? भारत में वन्य जीव अधिनियम कब पारित हुआ था? 1972 में। वन्य जीव 72, वन्य जीव 72। और 74 वाला क्या है? तो 4 लास्ट में है, यानी कि जल का अधिकतम घनत्व कितना होता है? 4 डिग्री सेल्सियस पर, यानी कि जल संरक्षण अधिनियम कब पारित हुआ भारत में? 1974 में हुआ था। और 3 वाला क्या है? तो टाइगर वाला, है ना? 3 टाइगर, टी से 3, टी से टाइगर, है ना? तो प्रोजेक्ट टाइगर भारत में कब लागू हुआ था? तो ये 1973 की बात है, ठीक है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या? सेपक टकरा वर्ल्ड कप 2025 के लोगों एवं शुभंकर का अनावरण जो है ये किसने किया था? ये किसने किया था? तो अपने 10वें बार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने किया था, है ना? सेपक टकरा वर्ल्ड कप। अब महत्वपूर्ण प्रश्न ये है कि सेपक टकरा वर्ल्ड कप ये हुआ था कहाँ 2025 में? तो कहाँ हुआ था? तो अपने पाटलिपुत्रा में ही हुआ था, पाटलिपुत्रा इंडोर स्टेडियम में हुआ था, ठीक है? ये ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? निम्नलिखित में से कौन सा अम्लीय लवण है? तो अब अम्लीय लवण है कैसे पहचानेंगे? थोड़ा सा हार्ड हो गया पहचानना। तो कैसे पहचानेंगे? देखिए, अम्लीय लवण पहले कहता किसे, इसे पता करेंगे, और क्षारीय लवण किसे कहते हैं। देखिए, अम्लीय लवण में क्या होता है? जो एक प्रबल अम्ल और एक दुर्बल क्षार की उदासीनीकरण अभिक्रिया से बनता है, ठीक है? फिर समझिए, जो एक प्रबल अम्ल और एक दुर्बल क्षार की उदासीनीकरण अभिक्रिया से बनता है और वो पानी में घुलकर क्या? अम्लीय हो जाता है। ये क्या कहलाया? अम्लीय लवण। और क्षारीय लवण क्या होता है? जो दुर्बल अम्ल और प्रबल क्षार की उदासीनीकरण अभिक्रिया से बनते हैं, तो ये क्या कहलाता है? क्षारीय लवण, जो कि जल में घुलकर क्या होता है? क्षारीय हो जाता है, ठीक है? अभी तक क्या हुआ बता देंगे 2 बार, लेकिन आपको याद नहीं हुआ। याद कैसे होगा? देखिए, अम्लीय लवण किसको बोलेंगे? तो देखिए, प्रबल और दुर्बल, है ना? दोनों में आया, कन्फ्यूजन हो गया, तो ध्यान कैसे रखना है? देखिए, अम्लीय लवण जिसमें बोलेगा ना, तो अम्लीय लवण यानी कि अम्ल प्रबल होगा। अम्ल क्या होगा? प्रबल होगा अम्लीय लवण में। प्रबल अम्ल और क्षार क्या होगा? दुर्बल होगा। उसी प्रकार क्या? क्षारीय लवण में क्या होगा? क्षार प्रबल होगा, है ना? क्षार जो है, क्योंकि क्षारीय प्रबल रहेगा तभी तो वो क्षारीय बना देगा, जहां जाएगा वो क्षारीय अपना प्रभाव दिखा देगा, है ना? अम्लीय जो है उसमें क्या होगा? प्रबल अम्ल होगा। और क्षारीय लवण में क्या होगा? प्रबल क्या होगा? क्षार होगा, है ना? और उसमें दुर्बल अम्ल होगा, ठीक है? समझ गए? जो भी बोलेगा उसमें वो प्रबल रहेगा। जैसे अम्लीय लवण बोला तो प्रबल अम्ल और दुर्बल क्षार, और क्षारीय लवण बोलेगा तो क्षारीय में क्या होगा? तो प्रबल क्षार हो जाएगा, है ना? और दुर्बल अम्ल हो जाएगा, ठीक है? समझ गए? तो यानी कि अम्लीय लवण क्या करेगा? जल में घुलकर अम्लीय बना देगा, और क्षारीय लवण जो रहेगा वो जल में घुलकर क्षारीय बना देगा, ठीक है? अब इसको ऐसे समझिए सिंपल भाषा में, कैसे पहचानेंगे इसको मालूम? इसका बस पीएच मान आपको मालूम होना चाहिए, आंसर निकल जाएगा, ठीक है? क्या होगा? अम्लीय लवण पूछा कि इसमें से अम्लीय लवण कौन सा है? तो अम्लीय लवण वही होगा जिसका पीएच मान 7 से कम होगा,
है ना। 7 से कम होगा तो अम्लीय लवण और 7 से अधिक होगा तो वो क्षारीय लवण कहलाएगा, ठीक है। तो ये चीज़ ध्यान रखना है। तो यहाँ पर देखिए सोडियम क्लोराइड का पीएच मान कितना होता है मालूम, 7 होता है ना, 7 के बराबर ही होता है, यानी कि ये क्या है, उदासीन है, ठीक है। फिर क्या है, सोडियम बाइकार्बोनेट, इसका पीएच मान कितना होता है, तो 8.3 से ये 8.4 तक होता है ना। तो ये क्या होगा, क्षारीय हो गया। और फिर क्या है, कॉपर कार्बोनेट, इसका पीएच मान कितना होता है, तो ये होता है 8 से 9 तक होता है, ठीक है। तो अब देखिए क्या क्या है, ये पूछा क्या अम्लीय लवण इसमें से कौन सा है, तो ये क्या हो गया, 7 है इसका पीएच मान, यानी कि ये क्या हो गया, उदासीन लवण हो गया, ठीक है। ये क्या है, उदासीन लवण है। और सोडियम बाइकार्बोनेट क्या है, पीएच मान 7 से अधिक हुआ, यानी कि 7 से अधिक है, यानी कि ये क्या क्षारीय लवण है ना। तो ध्यान रखना आपको, सोडियम बाइकार्बोनेट कैसा है, ये क्षारीय लवण है। और कॉपर कार्बोनेट, इसका पीएच मान 8 से 9 है, यानी कि 7 से अधिक है, यानी कि ये भी क्या क्षारीय लवण है, यानी कि अम्लीय लवण इसमें से कोई नहीं है। आंसर क्या हुआ, ऑप्शन डी यहाँ पर करेक्ट आंसर हो गया, ठीक है, समझ गए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, परम आदेश रीट किसके खिलाफ जारी नहीं हो सकती है, किसके खिलाफ जारी नहीं हो सकती है परम आदेश, परम आदेश की बात है ना। तो ये किसके खिलाफ, तो देखिए निजी व्यक्ति के खिलाफ, निजी व्यक्ति, देखिए परम आदेश का मतलब होता है कि आदेश देना कोई संवैधानिक या तो कोई जो पद पर है उसे ही दे सकता है, ठीक है। तो निजी व्यक्ति के खिलाफ नहीं दे सकते, और राज्यपाल क्या बड़े हो जाते हैं ये, राष्ट्रपति, इसके खिलाफ नहीं हो सकता है, यानी ऑप्शन नंबर डी, इनमें से सभी किसी के खिलाफ नहीं जारी कर सकते हैं। नेक्स्ट क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा उत्तक जो है टेंडन का निर्माण करती है, तो टेंडन का निर्माण कौन करेगा, श्वेत तंतुमय उत्तक, है ना, श्वेत तंतुमय उत्तक यहाँ पर करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्या है, 5 वर्ष पहले ए और बी की आयु का अनुपात इतना है, अब से 10 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात इतना है, तो बी की वर्तमान आयु क्या होगा, बनाना आसान कैसे है, तो देखिए पूछा क्या, ये क्या बोला, वर्तमान में इतना है, ठीक है, और 10 वर्ष के बाद क्या हुआ, इतना हो गया, तो दोनों में अंतर देखिए कितना है ना। तो देखिए 5 से क्या हो गया, ये 8 हो गया, फिर 8 से ये क्या हुआ, 11 हो गया, यानी कि कितना बढ़ रहा है, इसमें देखिए 5 से 8 गया, 3 बढ़ा, इसमें भी क्या हुआ, 8 से 11 हुआ, यानी कि 3 बढ़ा, यानी कि रेशियो में कितना, 3, रेशियो में 3 का अंतर है, ठीक है। और वर्ष में कितना का अंतर है, तो ये था 5 वर्ष पहले और ये 10 वर्ष बाद, यानी कि अंतर कितना, गैप कितना है, 15 वर्ष का गैप है ना। 5 वर्ष पहले माइनस में उधर है, इधर 10 वर्ष बाद, यानी कि दोनों मिला क्या हुआ, 15 हुआ, यानी कि गैप कितना है, 15 है, यानी कि अनुपात 3 का मान क्या हुआ, 15, अनुपात 1 का मान क्या हो गया, 3×5 = 15, यानी कि 5। अब क्या पूछा, किसकी आयु है, आसानी से निकाल लेंगे, इसमें गुना करेंगे तो क्या हुआ, 10 वर्ष घटाएंगे, और इसमें गुना करेंगे, ठीक है, तो 5 वर्ष जोड़ेंगे, क्योंकि ये 5 वर्ष पहले का बात है। तो पूछा किसका, देखिए बी का वर्तमान आयु, तो ये पहले वाले में बी से गुना करिए, अनुपात 1 का मान कितना आया, 5, अब इसमें अनुपात 8 का मान करिएगा गुना, क्या आएगा, 40 आएगा, ठीक है। तो ये 40 है क्या, 5 वर्ष पहले उसकी आयु, ठीक है। तो पूछा क्या है, वर्तमान आयु, तो 5 वर्ष पहले है, तो 5 इसमें जोड़ देंगे तो वर्तमान आ जाएगा, तो 40 में 5 जोड़ दीजिए, आंसर क्या आएगा, 45, कहाँ पर है, ऑप्शन नंबर बी में 45 दिया हुआ है, आंसर क्या हुआ, बी करेक्ट आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, बेंजीन के खोजकर्ता हैं, तो इसका क्या होगा, बेंजीन के खोजकर्ता कौन है, फैराडे, आंसर क्या हुआ, फैराडे करेक्ट आंसर है, ठीक है। देखिए बेंजीन की खोज है ना, फैराडे ने कब किया था, सबसे पहले फैराडे ने 1825 में किया था। फैराडे कौन है, तो माइकल फैराडे मतलब है, और विद्युत जनित्र का आविष्कार किसने किया था, यही माइकल फैराडे ने किया था, ठीक है। और विद्युत धारिता का एसआई मात्रक क्या होता है, तो इसी का नाम पे है फैराडे, विद्युत धारिता का एसआई मात्रक फैराडे होता है। केंद्रीय बजट 2025-26 की थीम क्या है, तो इसका थीम हो जाएगा क्या मानो, सबका विकास, है ना, आंसर क्या हुआ, सबका विकास करेक्ट आंसर है। लोहोत्से पर्वत शिखर किस देश में अवस्थित है, तो लोहोत्से पर्वत शिखर ये किस देश में है, तो ये है नेपाल में, कहाँ है, नेपाल में। नेक्स्ट क्या है, कांग्रेस के किस अधिवेशन में राष्ट्रीय नियोजन समिति का गठन किया गया था, तो ये किया गया था 1938 के हरिपुरा अधिवेशन में राष्ट्रीय नियोजन समिति का गठन किया गया था। 1938 के हरिपुरा अधिवेशन का अध्यक्ष कौन था मालूम, तो वो थे कौन, सुभाष चंद्र बोस, है ना। 1938 का हरिपुरा अधिवेशन का और 1939 के त्रिपुरी अधिवेशन, दोनों के अध्यक्ष कौन थे, सुभाष चंद्र बोस जी थे। और 1939 के त्रिपुरी अधिवेशन में किसे हराकर ये कांग्रेस का अध्यक्ष बने थे, तो पट्टाभी सीतारमैया को हराकर ये अध्यक्ष बने थे, ठीक है। तो ये चीज़ें क्या हुआ, गांधी जी को नाराजगी हो गई, क्योंकि पट्टाभी सीतारमैया गांधी जी के खास व्यक्ति थे, इसलिए जब नाराज हो गए थे तो जो सुभाष चंद्र बोस जी क्या हुआ कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से इस्तीफा दे दिया था अध्यक्ष के पद से, और फिर फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किया था सुभाष चंद्र बोस ने। नेक्स्ट क्या है, पेरिस एआई यानी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस शिखर सम्मेलन जो हुआ था 2025 में, ये फ्रांस किसके साथ मिलकर सह अध्यक्षता किया, तो भारत के साथ मिलकर किया था, ठीक है। मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न याद रखना है, दो चीज़ याद रखना है, पूछेगा एआई शिखर सम्मेलन कहाँ हुआ था, पेरिस में हुआ था 2025 में, किसके साथ, भारत और फ्रांस ने किया था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, आयनिक यौगिकों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, आयनिक यौगिक के बारे में।
तो देखिए पहला दिया क्या है ऑप्शन में, आयनिक यौगिक जो है अल्कोहल में घुलनशील होते हैं, ये गलत है। आयनिक यौगिक अल्कोहल में नहीं बल्कि जल में घुलनशील होता है। आयनिक यौगिक ठोस अवस्था में विद्युत के सुचालक होते हैं, ये गलत है। ठोस अवस्था में क्या होता है, विद्युत का कुचालक होगा, ठीक है। तो अब क्या पूछा, कौन सत्य है, तो दोनों नहीं सत्य है। आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा, है ना, इनमें से कोई नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में से किस हड़प्पाई स्थल का संबंध गुजरात से नहीं है। तो देखिए पहले यहाँ दिख रहा है ना कि कालीबंगा कहाँ, राजस्थान में, यही तो आंसर हो जाएगा, बाकी चेक करना भी नहीं है। कालीबंगा कहाँ, राजस्थान में, जहाँ से चूड़ियों के प्रमाण मिला था और जूते हुए खेत का प्रमाण मिला था कालीबंगा से, है ना। तो बाकी क्या हो जाएगा, रंगपुर गुजरात में हो जाएगा, धोलावीरा गुजरात में हो गया, लोथल गुजरात में हो गया, और एक है सुरकोटदा, ये भी कहाँ है, गुजरात में, ठीक है। और सुरकोटदा, और देखिए धोलावीरा, लोथल और सुरकोटदा से तीनों से एक एक प्रश्न रिवीजन करेंगे। कौन कौन सा मालूम, धोलावीरा, ये क्या है, भारत का 40वां विश्व धरोहर स्थल कौन सा है, धोलावीरा, ठीक है। और धोलावीरा जो है एकमात्र जैसे हड़प्पाकालीन स्थल है जो कि विश्व धरोहर सूची में शामिल है। लोथल से क्या याद रखेंगे, तो लोथल से प्राचीन बंदरगाह का साक्ष्य कहाँ से मिला था, लोथल से, है ना। और गोदीवाड़ा का साक्ष्य पूछेगा, लोथल से। और वो कौन सा एकमात्र हड़प्पा कालीन जो शहर था जिसका दरवाजा और खिड़कियां के जो दरवाजे और खिड़कियां जो है वो मुख्य सड़क की ओर खुलता था, तो एकमात्र था ये लोथल ही। बाकी जो है, बाकी का जो है ना कहाँ पीछे खुलता था, ठीक है, लेकिन मुख्य सड़क की ओर एकमात्र लोथल का खुलता था। युगल सब का साक्ष्य कहाँ से मिला था, तो लोथल से ही मिला था, ठीक है। घोड़े के हड्डियों का अवशेष कहाँ से मिला था, तो घोड़ों के हड्डियों के अवशेष जो है ये सुरकोटदा से मिला था, ठीक है। और ये सभी कहाँ पर है, गुजरात में, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि किसी परमाणु में परिक्रमण कर रहे किसी इलेक्ट्रॉन की कुल ऊर्जा क्या होगी। किसी परमाणु में परिक्रमण कर रहे किसी इलेक्ट्रॉन की कुल ऊर्जा क्या होगी, तो देखते हैं कि इसका ऑप्शन क्या है। तो कुल ऊर्जा पूछा था क्या होगा, तो आंसर क्या होगा, कभी धनात्मक नहीं हो सकती है, कभी धनात्मक नहीं हो सकती है। नेक्स्ट क्या, लाहो लोक नृत्य का संबंध किस राज्य से है, तो लाहो लोक नृत्य जो है ये मेघालय से, कहाँ से, मेघालय से। ने गारो खासी जयंतिया की पहाड़ियाँ कहाँ, मेघालय में। गारो खासी जयंतिया की जनजाति कहाँ पर मिलेगा, तो मेघालय में। नेक्स्ट क्या, थीम है इसका, यूथ एज ए ब्रिज टू इंट्रा बिम्स्टेक एक्सचेंज के साथ, जहां पर बिम्स्टेक युवा शिखर सम्मेलन 2025 का आयोजन किया गया। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, गांधीनगर में। कहा, गांधीनगर करेक्ट आंसर है ना, गुजरात के गांधीनगर में हुआ था। गुजरात की राजधानी गांधीनगर है। प्रिज्म में प्रकाश के विभिन्न रंगों में विभाजन कहलाता है ना। प्रिज्म में श्वेत प्रकाश जब इसमें प्रवेश करता है ये 7 रंगों में विभाजित हो जाता है, ये क्या कहलाता है, प्रकाश का वर्ण विक्षेपण कहलाता है ना। ऑप्शन यहाँ पर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक। नेक्स्ट क्या है, राज्य विधान परिषद में राज्यपाल द्वारा साहित्य, कला और विज्ञान एवं समाज सेवा से कितने सदस्य मनोनीत किए जाते हैं, तो 1/, कितना होगा, 1/6 हो जाएगा ना। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर करेक्ट आंसर है ना, 1/6, ठीक है। अच्छा, राज्य विधान परिषद में है कितना, 1/6 सदस्य निर्वाचित होता है, मनोनीत किया जाता है, ठीक है। अच्छा, राज्य विधान परिषद में अगर पूछे कि इसकी सदस्यों की संख्या कितना होता है मालूम, तो जो विधानसभा के सदस्यों की कुल संख्या का 1/3 से अधिक नहीं होता है और 40 से कम भी नहीं होता है, जो कि अनुच्छेद 171 में कहा गया है, ठीक है। और इसके कितने सदस्य जो है प्रत्येक 2 वर्ष सेवानिवृत्त हो जाते हैं, तो 1/3 सदस्य जो है प्रत्येक 2 वर्ष सेवानिवृत्त हो जाता है। निम्नलिखित में से किस मिट्टी का विस्तार भारत में सर्वाधिक क्षेत्रफल में पाई जाती है, तो जलोढ़ मिट्टी है ना। कई बार बताएं आपको कि भारत के सर्वाधिक क्षेत्र में क्या, कौन सी मिट्टी, जलोढ़ मिट्टी। फिर पूछेगा क्या, सबसे अधिक उपजाऊ मिट्टी भी पूछेगा, आंसर क्या लगाना है, जलोढ़ मिट्टी। जलोढ़ मिट्टी 2 प्रकार का होता है, ठीक है, आपको कई बार बता चुके हैं, है ना। क्या है, जलोढ़ मिट्टी दो प्रकार का होता है, जैसे कि नई जलोढ़ मिट्टी को क्या बोलेंगे, खादर। पुरानी जलोढ़ मिट्टी को क्या बोलते हैं, बांगर बोला जाता है। काली मिट्टी की बात करेंगे तो कपास की खेती के लिए सबसे उपयुक्त मिट्टी कौन सा है, काली मिट्टी है, इसे ही क्या बोलते हैं, रेगुर मिट्टी कहा जाता है, ठीक है। और फिर बात करेंगे क्या कि चाय और कॉफी के लिए सबसे उपयुक्त मिट्टी लेटराइट मिट्टी। और और क्या, काजू की खेती के लिए, है ना, बिहार टीचर का एग्जाम होता है, पूछा था कि काजू की खेती के लिए सबसे उपयुक्त मिट्टी कौन सा होगा, तो आंसर क्या हुआ था, लाल लेटराइट मिट्टी, ठीक है, ध्यान रखना, लाल लेटराइट मिट्टी, ठीक है। और मिट्टी का अध्ययन क्या कहता कहलाता है, पेडोलॉजी कहलाता है। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को सर्वप्रथम जो है प्रथम राष्ट्रपति चुना गया कब, ये कब की बात है, तो ये बात है 24 जनवरी 1950 की, है ना। ऑप्शन ए यहाँ पर करेक्ट आंसर हुआ। राजेंद्र प्रसाद जी का जन्म कहाँ हुआ था, तो बिहार के सिवान के जीरादेई में हुआ इनका जन्म हुआ था, ठीक है, ये चीज़ ध्यान रखना है। और इंडिया डिवाइडेड पुस्तक के लेखक कौन है, तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी हैं और भारत के पहले राष्ट्रपति और सबसे लंबे समय तक राष्ट्रपति रहने वाले हैं। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही नहीं है,
देखिए आइसो हाइट में क्या होता है, वर्षा की समान मात्रा मात्रा वाले स्थानों को मिलाने वाली रेखा जो होता है आइसो हाइट कहलाता है। आइसो हाइट की बात करेंगे तो वनस्पतियों की समान ऊंचाई वाले स्थानों को मिलाने वाली रेखा जो है ये आइसोफाइट कहलाता है, वनस्पतियों की समान ऊंचाई वाला। तो ये यहाँ पर सही है। फिर आगे बढ़ेंगे तो क्या है, समुद्री जल में लवणता की समान मात्रा को दर्शाने वाली रेखा आइसोबात कहलाता है, क्या गलत है। आइसोबात क्या होता है, गहराई है ना, क्या समुद्र की गहराई जो है या तो समान गहराई वाले क्षेत्रों को दर्शाने में आइसोबात का यूज किया जाता है, ठीक है। लेकिन लवणता में क्या होगा, तो आइसोहेलाइन होता है, क्या आइसोहेलाइन होता है, यानी कि ये वाला मिलान सही नहीं है। फिर आइसोथर्म जो है ये समान तापमान वाला, ये भी सही है। नेक्स्ट क्या है, संसद को स्थगित करने का अधिकार किसे है, तो ये पीठासीन अधिकारी के पास होता है ना, ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्या, अमाशय के पिछले भाग को क्या कहा जाता है, तो अमाशय के पिछले भाग को क्या कहता है, पाइलोरस कहा जाता है ना, पाइलोरस कहा जाता है, करेक्ट आंसर पाइलोरस हो गया। हाल ही में किस देश ने दुनिया का सबसे शक्तिशाली हाइड्रोजन ट्रेन इंजन विकसित किया है, तो ये क्या है, भारत। किस देश ने दुनिया का सबसे शक्तिशाली हाइड्रोजन ट्रेन इंजन विकसित किया है, तो अपना भारत क्या है, करेक्ट आंसर क्या हुआ, भारत हो गया। नेक्स्ट क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प असत्य है, यानी कि गलत कौन सा है ना। तो इसमें देखते हैं क्या, जो विधेयक लोकसभा में लंबित है अथवा लोकसभा से पारित हो चुके हैं किंतु राज्यसभा में लंबित है, ऐसे सारे विधेयक लोकसभा के विघटन से समाप्त हो जाता है, ये बात सही है। फिर क्या, राष्ट्रपति के पास भेजा गया विधेयक यदि राष्ट्रपति द्वारा पुनर्विचार के लिए वापस लौटाया जाता है तो ऐसा विधेयक लोकसभा के विघटन के बाद खत्म हो जाता है, तो ये राष्ट्रपति पास जो पास चला गया वो खत्म नहीं होता है ना, ये आंसर क्या हुआ, ये गलत दिया हुआ है, आंसर यही गलत है। नेक्स्ट क्या है, क्वेश्चन नंबर आपका है 98 में, चर्चा में रहे आई साके ब्लू एके किस देश के नए प्रधानमंत्री बने हैं, तो किस देश के हैं ये, तो टोंगा है ना, टोंगा के ये नए प्रधानमंत्री बने हैं। नेक्स्ट क्या, पोटास एलम पानी के शोधन में उपयोगी है क्योंकि यह है, देखिए पोटास एलम पानी के शोधन में उपयोगी है क्योंकि यह कोलाइडी विलयन को अवक्षेपित करती है, ये सही है। सूक्ष्म जीवाणुओं को मार देती है, ये भी सही है, ठीक है। फिर आगे देखते हैं ऑप्शन में क्या है, यह जल की कठोरता को दूर कर देती है, ये भी सही है ना, और यानी कि इसका आंसर क्या हो जाएगा, उपर्युक्त सभी सही है। नेक्स्ट क्या है, यह बर्बरता और सभ्यता के बीच युद्ध था, 1857 की क्रांति के संबंध में यह युक्ति किस विद्वान ने की है ना, किस विद्वान ने ये कहा था, तो ये है टी आर होम्स ने कहा था ना, ऑप्शन बी यहाँ पर करेक्ट आंसर है, टी आर होम्स, ठीक है। अच्छा एक प्रश्न आता है कि स्वतंत्रता 1857 की क्रांति को स्वतंत्रता का पहला संग्राम किसने कहा था, तो बी डी सावरकर ने कहा था, किसने, बी डी सावरकर ने कहा था, ध्यान रखना है, जिसने अभिनव भारत की स्थापना 1904 में किया था, ठीक है। तो दोस्तों इस तरह से पूरा 100 प्रश्न आपको हम बता दिए। पिछले वीडियो मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था, क्या मालूम, कि ऑस्ट्रेलियाई ओपन 2025 का पुरुष एकल का विजेता कौन है, तो कौन है, जैनिक सिनर है, ठीक है, कौन है, जैनिक सिनर इसका करेक्ट आंसर है, ठीक है। तो आप लोग को जो भी प्रश्न पूछे आप लोग भी आंसर साथ में लगाइएगा, है ना, जैनिक सिनर है, और वैसे ही प्रश्न पूछा जाएगा जो कि एग्जाम में आएगा, ठीक है, क्योंकि मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न आपसे हम पूछते हैं। जैसे आज का क्वेश्चन है जो कि आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि फ्रेंच ओपन का पुरुष एकल का विजेता कौन है, ठीक है। इस तरह से आपको सभी चीज़ें याद भी करवा देंगे, रिवीजन करवा देंगे, ठीक है। फ्रेंच ओपन 2025 का पुरुष एकल का विजेता कौन है, आप लोग आंसर लगाइएगा कमेंट में, ठीक है। और रही बात क्या, इसकी पीडीएफ का, इसका सभी पीडीएफ आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगा, टेलीग्राम से आप लोग जुड़ जाइएगा, टेलीग्राम का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, और इसका इस वीडियो के आपको कमेंट बॉक्स में भी पिन कर देंगे, ठीक है। वहाँ से टेलीग्राम में जुड़िएगा, सभी पीडीएफ आपको मिल जाएगा टेलीग्राम पे ही, ठीक है। टेलीग्राम पे शेयर कर चुके हैं, वहाँ जाकर देख लीजिएगा, जिसे नहीं मिलेगा कॉमेंट करके बताइएगा, फिर हम शेयर कर देंगे, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, पढ़ते रहें मुस्कुराते रहें, जय हिंद दोस्तों।